हेलो। जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड मैप और वर्ल्ड मैप की सीरीज में आज हम लोग को पढ़ना है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप पर बढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ लिया है? एशिया महाद्वीप। ठीक है। एशिया में जितने भी देश आते थे प्रत्येक देशों को निकाल करके उसके बारे में पूरी डिटेल से उसको खंगाल लिया है, यानी कि उसके बारे में पूरी तरीके से हमने चर्चा कर दिया, उसकी राजधानी, ठीक है, वहाँ के प्रमुख व्यक्ति, वहाँ पर क्या प्रसिद्ध है। इस तरह से हमने एशिया महाद्वीप को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले आ जाइए डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहाँ पर लिंक लगी होगी मैपिंग नाम से, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आ जाइए चैनल के प्लेलिस्ट पर, ठीक है, हमारा फोटो लगा होगा, उस पर जब क्लिक करेंगे तो उसके बगल में जब ऐसे बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उस पर लिखा होगा मैपिंग, उसमें आकर के सारे वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद आइए यूरोप महाद्वीप पर। ठीक है, तो यह है यूरोप महाद्वीप। आज हम लोग को यूरोप महाद्वीप के बारे में पूरी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं यूरोप महाद्वीप स्थित कहाँ है। देखिए, अक्सर हम लोग कहते हो कि वेस्टर्न कल्चर हमारे देश में आ रहा है। वेस्टर्न कहते हैं कि नहीं? वेस्टर्न से मतलब क्या है? देखिए, एशिया के वेस्ट में है यूरोप। ठीक है, देखिए अगर ऐसे हम खींच लें तो एशिया के कहाँ पर स्थित है? वेस्ट में। तो हम लोग अक्सर सुनते होंगे कि हमारे देश में वेस्टर्न कल्चर आ चुका है या फिर वेस्टर्न सभ्यता प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो वह यहीं से, तो एशिया के वेस्ट में स्थित है कौन? यूरोप। और यहाँ पर है अफ्रीका। अफ्रीका के उत्तर में स्थित है यूरोप। तो यूरोप की स्थिति कहाँ हुई? भारत के, यानी कि एशिया के उत्तर में, और अफ्रीका के ऊपर, यानी कि अफ्रीका के, देखिए, एशिया के पश्चिम में और अफ्रीका के उत्तर में। ठीक है, तो आज हम लोग को यूरोप महाद्वीप के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ना है, तो बस बने रहिए वीडियो में। चलिए चलते हैं यूरोप के मैप में और यूरोप को पूरी तरीके से डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, सामने आपके है यूरोप का नक्शा, और यूरोप के नक्शे में जो पहला देश आता है यहाँ पर है नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। प्रत्येक देश, जितने भी देश हम बताएं उसकी राजधानी तुरंत बताएंगे। देश और उसकी राजधानी तो याद ही होनी ही चाहिए। ठीक है, तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, और नॉर्वे के ठीक बगल में है स्वीडन, और स्वीडन के बगल में है फिनलैंड। तो पहले नॉर्वे के बारे में देखते हैं। देखिए, यह वाला जो देश है नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। और नॉर्वे इतनी अधिक ऊंचाई पर स्थित है, जैसे अपने यहाँ हिमालय ऊंचा है, ठीक है, तो उसी तरह नॉर्वे भी ऊंचाई पर स्थित देश है। ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से जो सूर्य उगता है तो सबसे पहले इसे ही दिखाई देता है। सबसे पहले नहीं, मतलब कि अपने यहाँ सुबह में सूर्य दिखाई देता है, और यहाँ पर अधिक ऊंचाई है, ऊंचाई होने की वजह से सूर्य जो है रात्रि में ही दिखाई देने लगता है। इसीलिए इसे मध्य रात्रि का देश कहते हैं। किसे? नॉर्वे को। नॉर्वे को क्या कहते हैं? मध्य रात्रि का देश कहते हैं। इसकी राजधानी है ओस्लो। अब देखिए, ओस्लो के बारे में दो तीन चीज़ें जान जाइए। देखिए, शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ से मिलता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से। बाकी जो 5 पुरस्कार हैं किसके? नोबेल के, वह कहाँ से मिलते हैं? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से। कौन कौन से? जैसे किसका हो गया? साइंस का हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, चिकित्सा हो गया, अर्थशास्त्र हो गया। ठीक है, जितने भी ये पुरस्कार हैं कहाँ से मिलते हैं? स्टॉकहोम से। और एक इकलौता पुरस्कार, शांति का पुरस्कार, कहाँ से मिलता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से। ठीक है, और देखिए नॉर्वे जो है, नॉर्वे तो उत्तरी ध्रुव के पास में स्थित है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव नॉर्वे के ऊपर है, रूस के भी ऊपर है, साइबेरिया क्षेत्र, यह सब उत्तरी ध्रुव के पास में आते हैं। तो इस वजह से नॉर्वे तो बहुत अधिक ठंडा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होने की वजह क्या है? यहाँ पर देखिए, इधर से अमेरिका साइड से चलती हुई आती है एक जलधारा, और वह जलधारा है गर्म। ठीक है, उस गर्म जलधारा होने की वजह से नॉर्वे के जितने भी बर्फ़ जमे रहते हैं वे अधिकतर बर्फ़ पिघल जाते हैं, और यहाँ पर जो कड़ाके की ठंड पड़ती है तो ठंड से राहत मिलती है। किस? इस गर्म जलधारा की वजह से। ठीक है, तो इस गर्म जलधारा की वजह से नॉर्वे जो है अधिक ठंडा नहीं हो पाता है, और यहाँ पर थोड़ी ठंडी सी राहत मिल जाती है। तो नॉर्वे के बारे में हमने क्या क्या जाना? देखिए, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, और नॉर्वे ऊंचाई पर स्थित है, इसे कहते हैं मध्य रात्रि का देश। ठीक है, नोबेल का शांति का पुरस्कार कहाँ से मिलता है? ओस्लो से। बाकी वह 5 तो कहाँ से मिलते हैं? स्टॉकहोम से। अब देखिए, अगला देश है स्वीडन। यह वाला देश है स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। ठीक है, और स्वीडन का ही एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं किरुना क्षेत्र। किरुना क्षेत्र कहाँ पड़ता है? स्वीडन में। और यहाँ पर है लोहे का बहुत बड़ा भंडार। तो किरुना क्षेत्र में किसका भंडार है? लोहे का बहुत बड़ा भंडार है। और देखिए, स्वीडन क्षेत्र से हमारे, मतलब स्वीडन देश से हमारे देश में एक पद लिया गया, उसे, उस पद को क्या कहते हैं? लोकपाल का पद। ठीक है, तो यदि पूछ ले लोकपाल का पद कहाँ से लिया गया है, तो लोकपाल का पद कहाँ से लिया गया? स्वीडन से। अगर स्वीडन ऑप्शन में न रहे
तो क्या ऑप्शन में दिया रहेगा? स्कैंडिनेवियाई देश। अब स्कैंडिनेवियाई क्या है, इसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद ही चर्चा कर लेंगे। देखिए अब इसके बाद यहाँ पर एक देश है फिनलैंड। देखिए ये वाला जो ग्रीन वाला भाग दिख रहा है, यह है फिनलैंड। फिनलैंड पहले रूस का गुलाम था। हाँ क्या था? रूस का पहले गुलाम था फिनलैंड। इसे 1917 में रूस की गुलामी से आज़ादी मिली और इसकी वजह से यहाँ पर एक रेखा खींच दी गई रूस और फिनलैंड के बीच में, जिस रेखा को कहते हैं मैनरहीन रेखा। ठीक है, पहले किसका गुलाम था? रूस का। यह किससे अलग हुआ है? रूस से। देखिए ठीक है, तो हमने 3 देश पढ़ा। कौन कौन से तीनों देश थे? यहाँ पर था नार्वे, नार्वे के बाद स्वीडन, स्वीडन के बाद फिनलैंड। नार्वे की राजधानी ओस्लो, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। अब देखिए इन तीनों देशों से होते हुए एक पर्वत गुजरता है और उस पर्वत का नाम है स्कैंडिनेविया पर्वत। ठीक है, स्कैंडिनेविया पर्वत के नाम पर ही इस तीनों देशों को संयुक्त रूप से कहते हैं स्कैंडिनेवियाई देश। क्यों? क्योंकि इसमें एक पर्वत फैला स्कैंडिनेविया देश, उस नाते ही इसे कहते हैं स्कैंडिनेवियाई देश। जैसे काकेकस में काकेकस देश 3 थे, उसका नाम काकेकस क्यों पड़ा था? क्योंकि काकेकस पर्वत पर स्थित है, इसलिए उसे काकेकस देश कहते थे। ठीक है, तो इसीलिए इसे कहते हैं स्कैंडिनेवियाई देश। यहाँ से क्या आया है? लोकपाल का पद आया है। स्कैंडिनेवियाई पर्वत किन देशों में फैला है? 3 देशों में, नार्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नार्वे की राजधानी ओस्लो, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। जितने भी देश आते हैं उनकी राजधानी तो याद होनी ही चाहिए। ठीक है, तो राजधानी याद करते हुए चलिए, हम आपको बार बार बता रहे हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। देखिए स्वीडन और फिनलैंड के नीचे यह एक सागर पड़ता है। इस सागर को हम लोग कहते हैं बाल्टिक सागर। कौन सा सागर? बाल्टिक सागर। जबकि इधर है पश्चिम साइड में नॉर्थ सी, और नॉर्थ मतलब होता है उत्तर, सी मतलब सागर। अब उत्तर सागर क्यों कहते हैं? क्योंकि यह फ्रांस और ब्रिटेन के उत्तर में पड़ता है, इसीलिए कहते हैं इसे उत्तर सागर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सागर हो गया बताइए? यहाँ पर हो गया बाल्टिक सागर, यहाँ पर हो गया नॉर्थ सी। अब देखिए बाल्टिक सागर से 3 देश सटे हुए हैं, यही तीनों देश हैं। तीनों देश का नाम क्या क्या है? इस्टोनेविया, लातविया, लिथुआनिया। कौन कौन? इस्टोनेविया, लातविया, लिथुआनिया। 3 देश हैं। यह तीनों देश रूस से ही अलग हुए हैं। अब कह रहे होंगे रूस से कितने देश अलग हुए हैं? देखिए रूस 1991 से पहले इसे हम लोग यूएसएसआर कहते थे। यूएसएसआर। यूएसएसआर मतलब क्या होता है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रूस। ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रूस इसे संयुक्त रूप से कहते थे। लेकिन 1991 में रूस जो है 15 भागों में टूटा। कितने भागों में? 15 भागों में टूटा। और 15 भाग कौन कौन से थे? देखिए 3 तो यही हो गए। कौन कौन? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। 3 देश ये हो गए और 3 काकेकस देश थे। काकेकस देश में कौन? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। और 5 देश हमने पढ़ाया था जब एशिया, तो उसमें पढ़ाया था हमने सेंट्रल एशिया। ठीक है, सेंट्रल एशिया में कितने देश थे? 5। पाँचों कौन कौन थे? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो 5 यहाँ पर हो गए और 3 यहाँ पर हो गए और 3 काकेकस देश हो गए। कितने हुए? 5 3 8 3 11। और 3 और देश कौन से थे? मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस। जब हम इसे आगे पढ़ाएंगे तो नीचे यहाँ पर दिखेगा मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस। ठीक है, तो रूस जो है अभी ये मिलाकर कितने हुए? 5 3 8 3 11 3 14। और एक कौन है? एक स्वयं रूस। ठीक है, तो रूस कितने भागों में टूटा? 15 भागों में। 15 भागों में जान लिया हमने। काकेकस देश 3 और 3 यहाँ पर हो गए एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। और 5 हो गए सेंट्रल एशिया में और 3 मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस। ठीक है, तो रूस कितने देशों में टूटा था? 15 देशों में टूटा था। कब टूटा था? 1991 में टूटा था। क्यों टूटा था? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो शीत युद्ध चला था उसमें रूस इतना गरीब कंगाल हो गया। ठीक है, कि यहाँ के लोगों ने विद्रोह कर करके यहाँ से अलग होना चालू किया, जिसकी वजह से रूस 15 देशों में टूट गया। अब तो रूस की कहानी समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिवाइजन मारते हैं जो जो पढ़े हैं। देखिए नार्वे, नार्वे की राजधानी ओस्लो। फिनलैंड मतलब यहाँ पर स्वीडन, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। यहाँ पर फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। और फिर उसके बाद आता है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर से 3 देश सटे हुए हैं। कौन कौन से देश? एस्टोनिया। ठीक है, इसका नाम है एस्टोनिया, इसकी राजधानी तल्लीन। इसके बाद है लातविया, लातविया की राजधानी है रीगा। उसके बाद है यहाँ पर लिथुआनिया, लिथुआनिया की राजधानी यहाँ पर लिखा है विल्नियस। ठीक है, तो यह 3 देश के बारे में हमने कवर कर लिया। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला देश यहाँ पर है जर्मनी। देखिए जर्मनी जो है, जर्मनी जैसे ही पोलैंड पर आक्रमण किया, इसके बगल में है पोलैंड,
जर्मनी ने जैसे ही पोलैंड पर आक्रमण किया तैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? जर्मनी ने जो पोलैंड पर आक्रमण किया, कब किया था? 1939 ईस्वी में। अब देखिए जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया क्यों? देखिए जर्मनी का टारगेट था रूस, क्योंकि जो जर्मनी था इधर के जितने भी देश थे, फ्रांस था, ब्रिटेन था, इन सबको धीरे धीरे जीत चुका था। अब जीतने के बाद जर्मनी ने क्या सोचा कि अब हम रूस को भी जीत लें, लेकिन रूस को तो डायरेक्ट आक्रमण कर नहीं सकता था क्योंकि रूस इससे था दूरी और रूस था पावरफुल। तो जर्मनी ने क्या किया, रूस से कहा कि अय रूस, तू हमको कुछ बोलना मत, हम जा रहे हैं पोलैंड पर आक्रमण करने, पोलैंड पर आक्रमण करेंगे और पोलैंड को जीतने के बाद तुमको दे देंगे। रूस खुश हो गया, कहा कि हमको क्यों दोगे भाई, कुछ इसके बदले ज़रूर लोगे। तो जर्मनी ने कहा हम ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे, हम पोलैंड पर आक्रमण करेंगे, पोलैंड को जीत जाएंगे और जीतने के बाद हम तुमको दे देंगे और बदले में तुमसे हमें क्या चाहिए? रूस ने कहा इतना कर रहे हो तो तुमको कुछ तो चाहिए होगा, क्या चाहिए? तो जर्मनी ने कहा हमको भाई कुछ मत देना, हमको बस 10 साल के लिए खाने का अनाज दे देना। जर्मनी कहा तुम्हारे पास तो इतना बहुत सारा जगह है, बहुत बड़ा देश हो तुम, तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीनें, हमको बस 10 साल खाने के लिए अनाज दे देना। तो रूस ने कहा बस इतनी सी बात? तो रूस ने इसे 10 साल खाने के लिए अनाज दिया और बदले में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करने के बाद, जीतने के बाद रूस को दे दिया। अब देखिए यहाँ पर जर्मनी की चाल। अब जर्मनी की यहाँ पर क्या चाल थी, जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड को रूस को दे दिया तो रूस से कहा कि तुम अपनी आधी सेना यहाँ पर रख लो ताकि तुम्हारा इधर पकड़ मजबूत हो सके। तो रूस ने अपनी आधी सेना इधर रख लिया, कहाँ पर? पोलैंड में, और अपनी आधी सेना यहाँ पर रूस में सभी ओर रख लिया। अब जब रूस ने अपनी सेना पोलैंड में रखा तो जर्मनी को मिल गया मौका। तो जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड पर आक्रमण किया और यहाँ पर जितनी भी रूस की सेना थी, क्योंकि अपने नज़दीक ही पा गया और नज़दीक पाने के नाते यहाँ पर किया विश्वासघात, और विश्वासघात करके यहाँ पर पोलैंड में जितनी भी रूस की सेना थी सबको नष्ट कर दिया। नष्ट कर दिया मतलब ख़त्म कर दिया, ख़त्म कर दिया, मार दिया। ठीक है, और मारने के बाद चल दिया रूस आक्रमण करने। देखिए जर्मनी की चाल देखिए। अब जर्मनी यहाँ पर रूस को हराने के बाद यहाँ चल दिया रूस में, रूस से लड़ाई झगड़ा करने के लिए, रूस को जीतने के लिए, क्योंकि इसका सपना था रूस, या क्योंकि जर्मनी चाहता था कि पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में हमारा ही नाम हो, हम ही रहें इस दुनिया में। तो चल दिया रूस को जीतने। लेकिन जर्मनी का शासक कौन था? हिटलर, वही हिटलर की बात कर रहे हैं। तो हिटलर चल दिया रूस को जीतने, लेकिन हिटलर तो निकला लोल। हिटलर पढ़ा नहीं था जियोग्राफी। ठीक है, हिटलर जियोग्राफी पढ़ा नहीं था। जैसे ही इधर चला तो धीरे धीरे यहाँ पर ठंड का मौसम आने लगा। अब जानते हैं यहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्र है, ठंड की मौसम की वजह से यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ती है। अब जब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी, जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गया ठंड बढ़ती गई और हिटलर पीछे नहीं हटा, क्योंकि हिटलर जिस पर जूझ जाता था उसको लेकर रहता था। तो हिटलर पीछे नहीं हटा, हिटलर आगे बढ़ता गया, लेकिन ठंड की वजह से इतनी भयंकर ठंड पड़ी, रूस कहा ठीक है आओ तुमको हम बताते हैं। रूस धीरे धीरे पीछे हटता गया और जर्मनी आगे बढ़ता गया, और ठंड की वजह से इसके जितने भी टैंक थे, टैंक के सारे पेट्रोल जमते गए, पेट्रोल जमते गए, सैनिक मरते गए, पेट्रोल जमते गए, सैनिक मरते गए। ठीक है, और यहाँ पर जर्मनी अपना फूड सप्लाई यानी खाना की सप्लाई भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर ठंडी बहुत अधिक थी, जिसकी वजह से जर्मनी की सेना यहाँ पर मरने लगी। और मरने के बाद जर्मनी हारने की कगार पे पहुँचने लगा। जैसे जर्मनी कमज़ोर पड़ा, ठीक है, जैसे ही जर्मनी कमज़ोर पड़ा तो देखिए जर्मनी यहाँ पर, जर्मनी जैसे ही कमज़ोर पड़ा तो इधर से रूस क्या किया, आक्रमण करना स्टार्ट किया, क्योंकि जर्मनी की अधिकतर सेना तो नष्ट हो गई थी। किससे? बर्फ़ से, आधी बर्फ़ से मरकर, आधी जो बचे हुए थे बर्फीले तूफान आए मार दिए, बचे हुए को रूस ने मार दिया। फिर उसके बाद क्या किए, इधर जर्मनी पर इधर से रूस ने चढ़ाई करना शुरू किया और इधर से अमेरिका, अमेरिका और ब्रिटेन कंट्री ने इस पर जर्मनी पर आक्रमण करना शुरू किया और बीच में जर्मनी दब गया। दब गया मतलब जर्मनी बुरी तरीके से हारने की कगार पे आ गया और बुरी तरीके से हारने लगा, क्योंकि इधर से अमेरिका और ब्रिटेन इधर से धो रहे हैं और इधर से आ गया रूस। अब जर्मनी क्या किया, अपने हार के कारण, शर्म के कारण आ गया एक बंकर में, एक बंकर में आकर के अपने और अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ ज्वाइंट सुसाइड कर लिया। कौन? हिटलर। हिटलर एक बंकर में आकर अपने पत्नी ईवा ब्राउन और स्वयं सुसाइड कर लिया। तो इस तरीके से जर्मनी के तानाशाह हिटलर का अंत हुआ। ठीक है, तो हिटलर के बारे में तो इतना आप लोगों ने जाना। और देखिए जर्मनी को विजय करने के बाद, ठीक है, जर्मनी शुरुआती दौर में तो बहुत बड़ा था, अब न छोटा हो गया है। तो जर्मनी की विजय करने के बाद बीच में एक दीवार बना दी गई, जिस दीवार के नाम रखा गया बर्लिन की दीवार। ठीक है, बर्लिन की दीवार के पूर्व साइड में रूस ने कब्जा कर लिया और पश्चिम साइड में यूएसए ने कब्जा कर लिया।
अब देखिए, कब्जा करने के बाद ये लोग अपना राजपाट मतलब अपना काम चला रहे थे, लेकिन यहाँ की जनता ने विद्रोह करना शुरू किया कि हमारा जर्मनी खाली करो, हमारा जर्मनी खाली करो। तो क्या हुआ कि देखिए 1989 ईस्वी में 1989 ईस्वी में जो है जर्मनी ब्रिटेन और मतलब कि रूस और यूएसए से मुक्त हुआ, यानी कि जर्मनी अपना आज़ाद कब हुआ 1989 ईस्वी में। ठीक है, तो समझ सकते हैं जर्मनी कितनी बाद में आज़ाद हुआ और इस समय कितना विकसित है, कितना आगे है सबसे। ठीक है, तो जर्मनी आज़ाद कब हुआ 1989 ईस्वी में। जैसे ही जर्मनी आज़ाद हुआ 20 की दीवार गिरा दी गई और पूरे पर जर्मनी का कब्जा हो गया, तब से एक जर्मनी स्वतंत्र देश के अस्तित्व में आया। ठीक है, इतनी कहानी तो आप लोगों ने सुन लिया। अब जर्मनी में क्या क्या प्रमुख है जर्मनी के बारे में जानते हैं। देखिए, जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। और जर्मनी का अंतिम एकीकरण 1990 ईस्वी में हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग प्रोटेस्ट करने लगे। और जर्मनी में यहीं पर दो क्षेत्र प्रमुख हैं। क्षेत्र का नाम है रूर तथा सार। किस लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। जर्मनी का रूर और सार प्रसिद्ध कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट कोई फॉरेस्ट मतलब जंगल नहीं है, ब्लैक फॉरेस्ट एक पर्वत है जो अधिकतर भाग कहाँ पर पड़ता है, जर्मनी पे। तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, जर्मनी में। और यहाँ पर मतलब जर्मनी की सबसे लंबी नदी कौन नदी है, राइन नदी। ठीक है, तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, जर्मनी में। सबसे लंबी नदी राइन जर्मनी की है। और कील नहर किनको विभाजित करता है, तो उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को। देखिए, यह उत्तर सागर और बाल्टिक सागर, यहाँ पर है कील नहर। तो कील नहर किसको विभाजित करता है, उत्तर सागर तथा बाल्टिक सागर को। और देखिए, जर्मनी का एक शहर है यहाँ पर कोलोन, दिख रहा होगा कोलोन। कोलोन जो है मोटर वाहन के लिए, मोटर वाहन उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह जर्मनी में कौन है, कोलोन। और जर्मनी में है स्टुअर्टगार्ड। स्टुअर्टगार्ड एक शहर है जर्मनी में, जिस पर मैडम भीखाजी कामा ने 1917 ईस्वी में पहली बार तिरंगा झंडा भारत का कहाँ फहराया गया था, जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड शहर में। किसने फहराया था, मैडम भीखाजी कामा ने। कब, 1917 ईस्वी में। ठीक है, तिरंगा फहराया था। और जर्मनी में एक शहर यहाँ पर दिख रहा होगा, म्यूनिच। यह भी जर्मनी का एक बड़ा शहर है, अक्सर दे देता है एग्जाम में मिलाने के लिए कि यह शहर कौन सा शहर कहाँ का है। तो जर्मनी में हमने कितने शहर देखा, देखिए यहाँ पर कोलोन शहर, यहाँ पर स्टुअर्टगार्ड शहर और यहाँ पर म्यूनिच शहर। म्यूनिच शहर किसका है, जर्मनी का। ठीक है, तो इतने देश के बारे में हमने जाना। अब देखते हैं आगे। देखिए, यह है पोलैंड, ग्रीन वाला भाग दिख रहा है, यह पोलैंड। पोलैंड की राजधानी वर्सा। ठीक है, यह वही पोलैंड है जिस पर जर्मनी ने आक्रमण किया था। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है, वर्साय। देखिए, वर्साय दो जगह नाम आएगा। वर्साय एक फ्रांस में है जिसे हम वर्साय का महल कहते हैं, लेकिन वर्साय क्या है, यहाँ पर पोलैंड की राजधानी है। जबकि अगर वर्साय का महल पूछ दे तो वह कहाँ पर है, फ्रांस में स्थित है। ठीक है, और देखिए पोलैंड के ऊपर एक छोटा सा यह येलो कलर वाला भाग दिख रहा होगा, इसका नाम है कालिनग्राड। इस पर किसका अधिकार है, रूस का अधिकार है। अब रूस यहाँ से कैसे आ गया लेने, देखिए जब जर्मनी ने पोलैंड को जीत करके रूस को दिया था, तो रूस ने पोलैंड पर तो कब्जा कर ही लिया और उसके बाद यहाँ पर कालिनग्राड पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन जब पोलैंड स्वतंत्र देश के अस्तित्व में आया तो रूस तो यहाँ से भाग गया, लेकिन ये वाला क्षेत्र जो कालिनग्राड है, यहाँ पर अपना परमाणु और मिसाइल वगैरह सब यहीं पर रखा था। अब जब पोलैंड कहा कि हमारा एरिया दो, तो रूस ने कहा चुपचाप रहो बाबू, अगर तुम ज़्यादा हेनते मतलब 3-5 करोगे तो हम इसका जो यहाँ पर मिसाइल लगाएं, इसका रिमोट हमारे पास है, दबा देंगे, पोलैंड सहित तुम भी, मतलब कालिनग्राड सहित तुम भी ख़त्म हो जाओगे। तो पोलैंड ने कहा नहीं नहीं भाई, रखे रहो। तभी से यहाँ पर जो कालिनग्राड शहर है इस पर किसका अधिकार है, रूस का अधिकार है। तो समझ में आ गया होगा इसके पीछे की कहानी। ठीक है, और पता होगा कि 1939 ईस्वी में जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो इतने देश के बारे में हमने जाना। अब जानते हैं अगले देश। अगला देश कौन सा है, यहाँ पर देखिए डेनमार्क। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन। ठीक है, राजधानी तो याद हुई कि नहीं। देखिए यहाँ पर के ओस्लो, ओस्लो किसकी राजधानी है, नॉर्वे की राजधानी। यहाँ पर स्टॉकहोम किसकी राजधानी, स्वीडन की। हेलसिंकी किसकी राजधानी, फिनलैंड की। यहाँ पर तीन थे बाल्टिक देश। यहाँ पर जर्मनी की राजधानी पोलैंड। यहाँ पर मतलब जर्मनी की राजधानी बर्लिन, पोलैंड की राजधानी वर्सा है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा देश है, डेनमार्क। देखिए डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। क्या है राजधानी, कोपेनहेगन। देखिए यह तो देश बहुत है छोटा, लेकिन यहाँ पर पड़ेगा उत्तर अमेरिका के पास एक द्वीप ग्रीनलैंड। यह देश तो छोटा है, लेकिन जो यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा देश है ग्रीनलैंड,
दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। उस पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। ठीक है, डेनमार्क जो है डेनमार्क ग्रीनलैंड द्वीप जो है भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का भाग है, लेकिन राजनीतिक रूप से यूरोप का भाग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी हम इसे नक्शे में दिखाएंगे कैसे। देखिए, ये रहा डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। और यह जो ग्रीनलैंड दिख रहा है, यह है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप। इस पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का। लेकिन अगर इसे भौगोलिक रूप से देखें तो देखिए, यह है उत्तर अमेरिका, और उत्तर अमेरिका में ही भौगोलिक रूप से आता है, लेकिन राजनीतिक रूप से अधिकार किसका है? डेनमार्क का। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, एक बार सभी देशों को हम रिवीजन करते हैं जल्दी जल्दी। ये वाला देश है नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। यहाँ पर है स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। उसके बाद यहाँ पर 3 बाल्टिक देश आ जाएंगे। कौन? एस्टोनेविया, लातविया, लिथुआनिया। किससे अलग हुए हैं? रूस से अलग हुए हैं। रूस से कितने देश टोटल अलग हुए हैं? 15 देश अलग हुए हैं। 3 काकिकस से, और 3 बाल्टिक से, 5 सेंट्रल एशिया से, और 3 मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे जर्मनी। जर्मनी की राजधानी क्या हमने बताया? बर्लिन। जर्मनी का यहाँ पर म्यूनिच शहर सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर कोलोन शहर मोटर वाहन के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर है पोलैंड। पोलैंड की राजधानी वर्सा है, जबकि वर्सा का माल कहाँ है? फ्रांस में। ठीक है, इतना तो हम लोगों ने समझा। अब देखिए, डेनमार्क के बारे में एक चीज़ छूट रहा है। देखिए, यह डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। और यहाँ की एक गाय प्रसिद्ध है। उस गाय का क्या नाम है? होलिस्टीन गाय। होलिस्टीन गाय यहाँ की सर्वाधिक प्रसिद्ध गाय, क्योंकि यह 100 लीटर दूध देती है, एक दिन में 100 लीटर। अपने यहाँ की गाय कितना देती है? 5 लीटर। और 5 लीटर देने के बाद भी बहुत ही, मतलब अपने यहाँ की गाय कितनी दूध देती है? 5 लीटर। और 5 लीटर देने के बाद भी ऊपर से लात मारती है। और लात तो मारती है, 5 लीटर दूध भी देती है। एक तो कम दूध देती है, और दूसरे 6 महीना में भी सूख जाती है। ठीक है, तो गाय कहाँ की प्रसिद्ध है? जर्मनी, डेनमार्क की। डेनमार्क की कौन सी गाय? हेलोस्टीन गाय। और कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्यों नहीं इस गाय को भारत में लाया जाए। तो देखिए, यदि इस गाय को हम भारत में लाते हैं तो यह गाय यहाँ के जलवायु के हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पाएगी, क्योंकि डेनमार्क में पड़ता है बहुत कड़ाके की ठंड, और ठंड के होने की वजह से यहाँ की गाय की नस्लें दूसरी हैं। ठीक है, तो यहाँ की गाय की नस्ल दूसरी है, इसलिए यहाँ की दूध ज़्यादा देती है। हालांकि अब इन नस्लों के गाय भी भारत में पाए जाने लगे हैं, जो कि बहुत सारे दूध देते हैं भारत में। तो ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया हो गया। देखिए, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। यहाँ की कौन सी गाय? होलिस्टीन। दूध बहुत ज़्यादा देती है। और इसकी राजधानी कोपेनहेगन में ही जलवायु परिवर्तन विषय पर सम्मेलन अक्सर होते रहता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का अधिकतर सम्मेलन कहाँ होता है? कोपेन सागर। और यहाँ पर है नॉर्थ सी। अब पूछ दे कि नॉर्थ सी और बाल्टिक सागर को कौन किसके द्वारा अलग होते हैं? तो यहाँ पर है कील नहर। ठीक है, कील नहर के द्वारा उत्तर सागर और बाल्टिक सागर अलग होते हैं। कील नहर जो है यह नेचुरल है, इसे बनाया नहीं गया है। और कील नहर जो है दुनिया का सबसे व्यस्त है। ठीक है, क्या नहर? कील नहर दुनिया का सबसे व्यस्त नहर है। और जर्मनी हमने पढ़ा था, जर्मनी में कौन सा थी? राइन नदी। राइन नदी में कोयले की ढुलाई ज़्यादा होती है, क्योंकि जर्मनी में है यहाँ पर राइनलैंड। राइनलैंड में कोयले का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। और राइनलैंड जैसे अपने यहाँ की सड़कें हैं, हमेशा गाड़ी आती जाती रहती है। ठीक है, बिजी रहती है। वहाँ पे राइन नदी है, इसमें से इतना व्यापार ज़्यादा होता है, यह हमेशा बिजी रहती है। और इसका पानी देखिए इतना ज़्यादा शुद्ध होता है कि अगर उसमें एक का सिक्का गिर गया तो वो भी दिखेगा। और अपने यहाँ की नदी में ट्रक गिर जाएगा तब भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो समझ लीजिए यहाँ पर विकसित देशों की क्या खास बात है। ठीक है, यहाँ की नदियाँ बहुत ही शुद्ध है। कौन? राइन नदी। राइन नदी को भारत की, मतलब जर्मनी की गंगा कहते हैं। ठीक है, किसको? राइन नदी को। और जर्मनी में ही नीचे यहाँ पर एक शहर है स्टुटगार्ट। यहाँ पर मैडम भीखा जी कामा ने 1970 ईस्वी में क्या फहराया थी? भारत का तिरंगा झंडा सबसे पहले। और जर्मनी में कोलोन शहर किसके? मर्सिडीज के लिए फेमस है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे बड़ा शहर इसका म्यूनिच था। तो ये तो हुआ अब तक का रिवीजन। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए, देखिए जर्मनी के जस्ट बगल में यहाँ 3 देश का ग्रुप है। 3 देश का ग्रुप है। और इन 3 देशों को क्या कहते हैं? 3 देशों को संयुक्त रूप से कहते हैं बेनेक्स देश। बेनेक्स मतलब देखिए, बे से हो जाएगा बेल्जियम। ठीक है, और नी से हो जाएगा नीदरलैंड, और यक्स से हो जाएगा लग्जमबर्ग। तो देखिए, बेल्जियम, यहाँ पर यह जो रेड वाला भाग दिख रहा है, और जूम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये रेड वाला जो भाग दिख रहा है इसे कहते हैं बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। बेल्जियम के ऊपर है नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड।
नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। ठीक है, क्या राजधानी है? एम्स्टर्डम। देखिए आप बताइए, यहाँ के जो निवासी थे इनको क्या कहा जाता है? डच कहा जाता था। डच हमारे यहाँ शासन किए थे कि नहीं किए थे? किए थे डच, क्योंकि इसका पुराना नाम क्या है? हालैंड। और हालैंड के निवासियों को क्या कहा जाता है? डच। डच भी भारत में आए थे, शासन किए थे। ठीक है, हमारे यहाँ कितने लोग आए थे? 5 लोग आए थे। कौन कौन? पुर्तगाली, डच, ठीक है, अंग्रेज, फ्रांसीसी, इस तरीके से हम लोग, हमारे यहाँ 5 लोग आए थे। तो यह भी हमारे यहाँ शासन किए थे। हालैंड के निवासी, इनको डच कहा जाता है। ठीक है, तो यह था नीदरलैंड। देखिए यहाँ पर है ब्रुसेल्स, जो रेड वाला भाग दिख रहा है, ब्रुसेल्स। बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। इसे हम लोग यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है। यूरोप का अखाड़ा क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से कोई भी अगर देश आएगा तो पहले बेल्जियम में घुसेगा। जैसे अपने यहाँ बाबर आया तो पहले कहाँ लड़ाई किया? पानीपत का युद्ध। पानीपत युद्ध जीता तो समझिए भारत को जीत गया। उसके बाद कब लड़ाई हुई थी? मराठों से हुई थी उनकी लड़ाई। ठीक है, वो भी कहाँ? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। तो उसी तरह से अपने यहाँ जो पानीपत जीता, समझिए भारत जीता। उसी तरह से यहाँ से बेल्जियम में जो आकर के, बेल्जियम के इस शहर का क्या नाम है? वाटरलू का मैदान। जो भी वाटरलू के मैदान को फतह किया, समझिए पूरा यूरोप पर उसका कंट्रोल। ठीक है, इसीलिए बेल्जियम को कहते हैं यूरोप का अखाड़ा। ठीक है, यही छोटा दिख रहा है बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। इसे कहते हैं यूरोप का अखाड़ा। और इसे क्या कहते हैं? यूरोप का काकपिट। अब यूरोप का काकपिट कहते हैं, इससे क्या मतलब है? देखिए जो एरोप्लेन होती है उसमें जहाँ पायलट बैठकर गाड़ी चलाता है, मतलब पायलट बैठकर एरोप्लेन उड़ाता है, उसे क्या कहते हैं? काकपिट कहते हैं। काकपिट मतलब वहाँ अगर कंट्रोल कर लिया तो समझिए, यानी कि काकपिट में बैठ कर ही पूरे अपने एरोप्लेन को कंट्रोल करता है। उसी तरह यदि कोई आ जाए बेल्जियम में, तो बेल्जियम इतना ऐसा शहर है कि यहाँ से बैठ करके पूरे हम लोग यूरोप को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए बेल्जियम को कहा जाता है क्या? काकपिट। ठीक है, यूरोप का काकपिट। काकपिट मतलब उस पर कंट्रोल, तो समझिए पूरे यूरोप पर कंट्रोल। इतना समझ में आया? ठीक है, देखिए इसकी राजधानी है बेल्जियम। क्या है? बेल्जियम। और नाटो, नाटो का नाम आपने सुना होगा, NATO। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 30 सदस्य हैं। पहले 29 थे, लेकिन माल्टा के आ जाने के बाद इसमें 30 सदस्य हो गए। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? यहीं पर ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय है। नाटो की स्थापना कब हुई? तो 1948 ईस्वी में हुआ था। अब नाटो क्या है समझिए। देखिए नाटो का फुल फॉर्म हमने क्या बताया? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि देखिए इधर, देखिए इस साइड है नॉर्थ एटलांटिक सागर। ठीक है, इससे सटे हुए जितने भी देश हैं, ठीक है, इससे सटे हुए जितने भी देश हैं, देखिए दूसरे वाले मैप में, देखिए इससे सटे हुए यहाँ पर नॉर्थ एटलांटिक सटे हुए जितने देश हैं सभी इसके मेंबर है। इसके मेंबर में कौन आता है? अमेरिका भी आता है, कनाडा भी आता है, इधर ब्रिटेन भी आता है, जर्मनी भी आता है, रूस भी आता है, पुर्तगाल। ठीक है, यानी कि इससे सटे हुए जितने भी देश हैं इन सबका एक ग्रुप है जिसका नाम है नाटो। यानी कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस ग्रुप में इतनी शक्ति है कि इसका तुर्की भी सदस्य है। ठीक है, अगर इन लोगों ने अपने में एक समझौता किया, मान लीजिए कि ब्रिटेन पर रूस ने हमला किया, तो ये जितने भी 2800 मतलब 30 देश हैं सभी मिलकर के यूरोप पर हमला कर देंगे। तुर्की भी इसका सदस्य है, जिसके प्रधानमंत्री हैं तैयबुल अर्दोगान। ये ज़्यादा उड़ते हैं। क्यों? किसके भरोसे उड़ते हैं? किसके बल पर उड़ते हैं? नाटो के बल पे, क्योंकि जानते हैं कि हमारे पर कोई आक्रमण नहीं करेगा। मान लीजिए कल को भारत इस पर आक्रमण किया तो ये सभी 30 देश मिलकर के भारत पर आक्रमण कर देंगे। अब तो समझ चुके होंगे कि कितना खतरनाक है नाटो के सदस्यता। ठीक है, नाटो में अगर एक को मारोगे तो सभी मिलकर के आपको मारेंगे। यही है नाटो। नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ का सबसे, बेल्जियम का सबसे प्रसिद्ध मैदान कौन है? यहाँ पर वाटरलू का मैदान। कहाँ पर है? बेल्जियम में। ठीक है, और बेल्जियम का मतलब बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। यह सीसा की कटिंग या फिर हीरे की कटिंग, इस सब के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, और देखिए इसके ऊपर है नीदरलैंड। देखिए नीदरलैंड, यह वाला जो भाग दिख रहा है यह नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? यह कई बार परीक्षा में पूछा गया, नीदरलैंड की राजधानी क्या है? तो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। ठीक है, यहाँ के निवासियों को क्या कहते हैं? डच। इसका जो पुराना नाम था किसका? नीदरलैंड का पुराना नाम था हॉलैंड। यहाँ के निवासियों को डच कहते हैं और
यूएनओ के हम लोग जानते हैं यूएनओ के 6 अंग है, ठीक है। यूएनओ के कितने अंग है? 6 अंग है यूएनओ। 6 अंग में से 5 का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, यानी कि अमेरिका में 5 का मुख्यालय, बाकी जो एक बचता है, ठीक है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ पर? एम्स्टर्डम में, ठीक है। तो किसका बाकी जो एक बचा हुआ कौन है? तो वह है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि आईसीजे, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर है? बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी एम्स्टर्डम में, जिसमें इसमें कितने जज होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट में? देखिए, इसमें 15 जज होते हैं और प्रत्येक जज का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। और भारत के इस समय इसमें एक जज हैं, उनका क्या नाम है? दलवीर भंडारी, ठीक है। वर्तमान में दलवीर भंडारी जो है इस न्यायालय में कार्यरत हैं और यहाँ के निवासियों को डच कहा जाता है। अब देखिए, यहीं पर है नीदरलैंड में, यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है स्टारडम बंदरगाह। क्या है? स्टारडम बंदरगाह। यह पूरे यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। जैसे अपने यहाँ का मुंबई बंदरगाह है, ठीक है, मुंबई हुआ, विशाखापट्टनम हुए, ये सब बहुत ही व्यस्त बंदरगाह हैं। उसी तरह से यहाँ का स्टारडम बंदरगाह जो है, स्टारडम बंदरगाह यहीं पर है, वह पूरे यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह माना जाता है, ठीक है। बेनेक्स देश में कितने देश थे? बेनेक्स ग्रुप में बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। तो हम लोग बेल्जियम और नीदरलैंड को जान चुके हैं। अब यहीं पर देखिए छोटा सा दिखेगा लग्जमबर्ग, यहाँ पर देखिए स्टार बनाया हुआ है, कलर चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर छोटा सा स्टार बनाया हुआ है, यही है लग्जमबर्ग, ठीक है। यहाँ पर यही है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग ही है। यह बहुत ही छोटा देश है और इसकी क्या खास बात है, जैसे हम लोग के यहाँ की संसद, भारत की संसद दिल्ली में, पाकिस्तान की संसद उसकी राजधानी में, ठीक है। इसी तरह से सबका अपना एक संसद है, लेकिन यूरोप में हर देश का अपना एक संसद है, लेकिन सभी यानी कि यूरोप के सभी देशों का एक कॉमन संसद कहाँ पर है? लग्जमबर्ग में है। सोचिए, एशिया में ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में जाएगा तो मार देगा बम, चीन किसी में जइबा नहीं करेगा। इस तरीके से यहाँ पर इतने लोग पढ़े लिखे हैं कि यहाँ पर सभी लोगों का एक कॉमन संसद है, ठीक है। तो अगर पूछ ले कि कॉमन संसद यानी कि यूरोपीय संसद कहाँ पर है, तो लग्जमबर्ग में है, ठीक है। लग्जमबर्ग के बारे में इतना ही, इसकी राजधानी क्या है? लग्जमबर्ग ही है। तो हम लोगों ने 3 देश पढ़ा, कौन कौन सा? बेनेक्स देश। बेनेक्स देश में कितने देश आते थे? 3 देश, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ठीक है। तो अब तक हम लोग कितने देश पढ़ चुके हैं? देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि स्कैंडिनेवियाई देश 3 हो गए, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा बाल्टिक देश, बाल्टिक देश में 3 देश हो गए। और फिर यहाँ पर देखिए जर्मनी पढ़ा, पोलैंड को पढ़ लिया, ठीक है। यहाँ पर बेनेक्स देश पढ़ लिए। तो इतने देश हम लोग पढ़ लिए, इनका नाम और राजधानी तो याद होना चाहिए। एक बार फिर रिवीजन करिए। देखिए नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, और यहाँ पर बाल्टिक देश, ठीक है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। और यहाँ पे जर्मनी की राजधानी, जर्मनी जर्मनी की राजधानी बोलिए, ठीक है, बर्लिन। और यहाँ पोलैंड, पोलैंड की राजधानी वर्सा है, जबकि वर्सा का महल कहाँ पर है? फ्रांस में है। उसके बाद हम लोगों ने बेल्जियम यानी कि बेनेक्स देश पढ़ा, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं किसको? देखिए यूनाइटेड किंगडम को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो पीला कलर वाला भाग दिख रहा है, यह है, इसे हम लोग कहते हैं ब्रिटेन, ठीक है। और ब्रिटेन किसे कहते हैं? ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, किसे कहते हैं, ठीक है। और यूके किसे कहते हैं, और लंदन किसे कहते हैं। अभी आपका यहीं पे कंफ्यूजन सभी दूर हो जाएगा, बस देखते रहिए। देखिए ये जो पीला कलर वाला भाग दिख रहा है, इसमें है 3 पार्ट, यानी कि 3 देश हैं। यहाँ पर देखिए यह है इंग्लैंड, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, ठीक है। उसके ऊपर वाला भाग मिलेगा वेल्स, वेल्स की राजधानी क्या है बताइए? वेल्स की राजधानी। और ऊपर मिलेगा ग्लासगो, ठीक है, ग्लासगो। यानी कि 3 देशों से मिलकर बना हुआ है ब्रिटेन। कौन कौन से? यहाँ पर हो गया लंदन, यहाँ पर हो गया वेल्स, यहाँ पर हो गया ग्लासगो, ठीक है। अब देखिए वेल्स की मतलब इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन, ठीक है। और लंदन की क्या क्या विशेषता है इसके बारे में सुनिए। देखिए देखिए अब तीनों में क्या क्या अंतर है। यहाँ पर जो है लंदन, लंदन कौन? यानी कि इंग्लैंड, इंग्लैंड की राजधानी लंदन। यहीं की महारानी थी कौन? विक्टोरिया। यहीं से भारत का शासन कंट्रोल किया जाता था, ठीक है। तो विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? लंदन में है। बर्मिंघम पैलेस कहाँ पर है? लंदन में है, ठीक है। उसके ऊपर पड़ेगा वेल्स। अब देखिए वेल्स में क्या क्या है। देखिए जब 1911 ईस्वी में भारत आ रहे थे, ठीक है, कौन थे? वे प्रिंस ऑफ वेल्स यानी कि वेल्स के राजकुमार थे।
वह कहाँ के थे, यहीं के थे, वेल्स के, ठीक है। तो यहाँ के थे प्रिंस ऑफ वेल्स। गेटवे ऑफ इंडिया इन्हीं की याद में बनाया गया था, कब, 1911 ईस्वी में, जब यह भारत आए थे। और उसके ऊपर है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है, ग्लासगो, ठीक है। और यहीं के थे ए ओ ह्यूम। अब ए ओ ह्यूम कौन थे, ये वही व्यक्ति हैं जिसने कांग्रेस की स्थापना किए थे 1885 ईस्वी में, ठीक है। तो तीनों के बारे में तो अंतर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर है इंग्लैंड, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, ठीक है। भारत का शासन यहीं से कंट्रोल हुआ करता था। उसके ऊपर है वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स यहीं के थे। और वेल्स को ही क्या कहा जाता है कि मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर मतलब यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है बहुत ही डेवलपमेंट है। मैनचेस्टर, इसी के आधार पर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है। तो मैनचेस्टर असली शहर कहाँ का है, यहीं का, ब्रिटेन का। ब्रिटेन में कहाँ, वेल्स का, ठीक है। और पहली ट्रेन कहाँ चली थी, लिवरपूल और लिवरपूल और यहाँ पर कौन सा शहर है, लिवरपूल और मैनचेस्टर, ठीक है। लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच में पहली ट्रेन चली थी, जिसका नाम क्या था, पहली ट्रेन, उसका नाम क्या था, आप लोग बताइए। और इसके ऊपर यहाँ पर है ग्लासगो, ठीक है। हम लोग को बता दिया इसकी राजधानी क्या है, स्कॉटहोम। और ए ओ ह्यूम यहीं के थे, कांग्रेस की स्थापना किए थे। और जब इन तीनों को मिला दिया जाता है तब होता है ग्रेट ब्रिटेन। अब समझ में आया ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड लंदन में क्या अंतर है। अब तीनों को मिला दिए तो हो गया ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। अब देखिए यहीं पर दिखेगा थोड़ा सा पीला वाला भाग, यह है आयरलैंड, ठीक है। यह पहले आयरलैंड पूरा था, लेकिन इस पर ब्रिटेन वालों ने कब्जा कर लिया। कब्जा कर लेने के बाद इसको, तो जब यह आज़ाद हुआ तो इतना जो पार्ट दिख रहा है पीला वाला इसको आज़ाद ही नहीं होने दिए, इसको कहें हम छोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो आयरलैंड वाले ने कहा ठीक है भाई मत छोड़, इतना इतना आयरलैंड ले लिया। और इस पर जो यह हल्का पीला वाला भाग दिख रहा है, इस पर अब भी इंग्लैंड का ही कंट्रोल होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हो गया इंग्लैंड, यहाँ हो गया वेल्स, यहाँ पर होगा स्कॉटलैंड। इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, ग्रेट ब्रिटेन। और जब इसमें हम लोग मिला लें उत्तरी आयरलैंड को, यानी कि तीनों को मिला लें, तब इसे कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम। क्या कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और यहीं पे जो ग्रीन वाला भाग दिख रहा है, ये वाला, यह है आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन। यहाँ की एक लेडी थी, कौन प्रसिद्ध हुई थी, आयरलैंड की लेडी, बताइए, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो भारत में आई थी, कहाँ से आई थी, आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी डबलिन, ठीक है। तो अब तो समझ में आ गया इंग्लैंड, ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन में। यहाँ पर लंदन, लंदन के ऊपर वेल्स, वेल्स के ऊपर स्कॉटलैंड, यह तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। और इसमें यदि उत्तरी आयरलैंड को इसे शामिल कर लें तो कुल तीनों को मिलाकर कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अब देखिए आप लोग, हम लोग पढ़ते हैं एक एक के बारे में डिटेल से। देखिए यहाँ पर जो है लंदन, लंदन के साउथहैम्पटन से चली थी टाइटैनिक जहाज़। कहाँ पर जा रही थी, जा रही थी अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका जा रही थी, लेकिन बीच में ही सार्गेसो सागर में ही डूब गई। कौन जहाज, टाइटैनिक। यह घटना कब है, 10 अप्रैल 1912 ईस्वी की यह घटना है। टाइटैनिक कहाँ पर डिग गई, सार्गेसो सागर। सार्गेसो सागर कहाँ पड़ता है, अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ता है। वहीं पर सार्गेसो सागर में टाइटैनिक डूब गई। और लंदन, लंदन की राजधानी हमने बता दिया, इंग्लैंड की राजधानी है। इसी शहर में एक स्थान है ग्रीनविच। ग्रीनविच से ही समय का निर्धारण होता है, ठीक है। यहीं पर एक ग्रीनविच, यहीं से एक रेखा जाती है जिससे हम लोग समय निर्धारित करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीरो वंश या फिर यामोत्तर रेखा। देखिए यहाँ के दो यूनिवर्सिटी बहुत ही फेमस हैं इंग्लैंड की, ठीक है। दोनों यूनिवर्सिटी कौन कौन से, एक है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दूसरी विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी है बर्मिंघम, ठीक है। नहीं, एक है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दूसरी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ठीक है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, इसी में पढ़े थे कौन, अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही पढ़े थे। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक थोड़ा सा कहानी प्रचलित है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जवाहरलाल नेहरू और वहाँ के जो राजकुमार थे, ये दोनों लोग साथ पढ़ते थे। और दोनों लोग एक बार टाई लेने गए, दुकान पे गए टाई लेने। टाई एक ही थी, लेकिन दोनों लोग को पसंद आ गया। पहले किसने कहा लेने के लिए, लाल बहादुर शास्त्री ने। और वहाँ का राजकुमार था, उसने दुकानदार से कहा, ए दुकानदार हमको टाई दे दो, इनको बाद में देना। तो दुकानदार ने क्या कहा पता है, दुकानदार ने कहा पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने टाई को लिया है, अतः हम इन्हें ही टाई देंगे, ठीक है। तो
वहाँ पर जो दुकानदार था वह अंत में टाई किसे दिया, जवाहरलाल नेहरू को। और वहाँ का राजकुमार भी है जो उतना ज़्यादा नाराज़ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो अक्सर लोग हैं पढ़े लिखे होते हैं, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा इतना नहीं होता। अपने यहाँ यदि कोई ऐसा किए तो उसकी दुकान ही गायब कर दीजिए, ठीक है। कोई प्रधान रहे या कोई विधायक रहे, ऐसा कोई कह दे कि हम आपको टाई नहीं देंगे, कोई दुकानदार वाला कह दे, तो उसकी दुकान रातों रात गायब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो राजकुमार था उसको थोड़ा हर्ट फील हुआ कि हमारे ही देश में हमको टाई नहीं दिया इसने। तो उसने क्या किया, दोनों लोग तो दोस्त ही थे, तो उसने अपनी गाड़ी पर जवाहरलाल नेहरू जी को नहीं बैठाया, उनको वहीं पे छोड़ दिया, गाड़ी से अपने चला गया विश्वविद्यालय, यानी कि अपने महल में चला गया। जवाहरलाल नेहरू वहाँ से पैदल आए। जब यह बात इनके पिता मोतीलाल नेहरू जी को पता चला तो उन्होंने क्या किया, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के 7 गेट थे, सातों गेट पर एक एक फोर व्हीलर लगवा दिया कि हमारा बेटा जहाँ से भी निकलेगा और वहाँ से मतलब जिस गेट से निकलेगा वहाँ पर एक एक गाड़ी खड़ा करा दिया कि तुम क्या समझते हो, तुम ही धनी हो, ठीक है। तो इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी के लिए एक एक गाड़ी खड़ा करवा दिया। और देखिए यहाँ की क्या क्या घटना प्रमुख है। देखिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बहुत सारे वकील निकले हैं, मतलब यहाँ के लॉ सिस्टम को भारतीय वकीलों ने बहुत ही बदलवाया। कैसे, देखिए यहाँ पर किसी को फांसी दी जाती थी तो उसे कहा जाता था कि हैंग मतलब झुला दिया जाए। लेकिन इसी तरह एक घटना प्रचलित है यहाँ पर कि किसी को फांसी दी गई, तब तक वहाँ पर भारतीय वकील थे, उन्होंने जैसे ही लटकाया गया, ठीक है, कैदी को जैसे ही लटकाया गया तैसे ही उसका पैर पकड़ लिए, मतलब पैर पकड़ लिए मतलब उसको उठा लिए, और जैसे ही उसे लटकाया गया उसे उठा लिए, उसके फांसी का फंदा कसा नहीं पाया, फिर छोड़ दिए, क्योंकि कहे थे कि जज साहब ने कहा था कि हैंग केवल झुलाने के लिए कहा था, ऐसा थोड़ी कहे थे, मतलब ऐसा थोड़ी कहते कि हैंग टिल टू डेथ, यानी कि जब तक मर न जाए तब तक झुलाओ। तो इस तरीके से ऐसा करने के बाद वहाँ पर जो कानून था उसे भी बदलना पड़ा था। और देखिए एक घटना और देखिए, वहाँ पर जैसे कोई घर ले लेता है तो उसके ऊपर फ्लोर बाई फ्लोर बिकता रहता है। जैसे कोई फ्लोर ले लिया 10 फीट ऊंचा, तो उसके ऊपर कोई और लेगा, फिर उसके ऊपर कोई और लेगा। इसी तरह एक बार किसी ने घर लिया, मतलब भारतीय ने कोई घर लिया, ठीक है, 11 फीट लिया था, और नीचे वाला लेने के बाद केवल 10 फीट ही बनवाया और 1 फीट ऊपर छोड़ दिया। अब जो अगला वाला बनवाने आया तो वह तो 11 फीट के ऊपर लिया था, तो इसने कहा कि आप मत बनवाइए, क्योंकि हम 10 से ऊपर बनवाए, 10 के ऊपर मतलब 11 बनवाइए। अब वह कैसे हवा में थोड़ी बनाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ था वहाँ पे कानून, तो उसे भी बदलना पड़ा। अब देखिए हम लोगों ने इतना तो जान लिया, अब चलते हैं अगले देश की ओर। और जो यह ऊपर वाला शहर है, ठीक है, ग्लासको स्कॉटलैंड की राजधानी है, और 2014 का ये राष्ट्रमंडल खेल यहाँ पर हुआ था। कौन, 2014 ईस्वी का, ठीक है, मतलब सन 2014 का राष्ट्रमंडल खेल यहीं पर हुआ था। और यूनाइटेड किंगडम के दक्षिण में एक बैंक है, ठीक है, बैंक मतलब पैसा जमा करने वाला बैंक नहीं, डोवर बैंक। यहाँ पर मछली उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन, डोवर बैंक। अब हम लोगों ने क्या क्या जान ला अब तक। ब्रिटेन में 3 भाग थे, तीनों को हम लोगों ने पढ़ लिया, लंदन, वेल्स और स्कॉटलैंड। और यहाँ पर आयरलैंड को पढ़ा है, यहाँ की एक लेडी थी एनी बेसेंट। और डीपीएसपी हमारे संविधान का चौथा भाग यहीं से लिया गया है, यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। और यहाँ की महिला थी एनी बेसेंट। यह जो रेड कलर वाला भाग दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं इंग्लैंड। क्या कहते हैं, इंग्लैंड। यह वही इंग्लैंड है जहाँ की महारानी थी विक्टोरिया। यह वही इंग्लैंड है जहाँ पर 2 बड़े यूनिवर्सिटी हैं। कौन कौन, एक ऑक्सफोर्ड और एक कैम्ब्रिज। और यह वही इंग्लैंड है जहाँ का बर्मिंघम पैलेस प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग जब बढ़ते हैं तो यह है स्कॉटलैंड। क्या है, स्कॉटलैंड। यह वही स्कॉटलैंड है जहाँ के थे एओ ह्यूम, जिसने कांग्रेस पार्टी की 1885 ईस्वी में स्थापना किया था, ठीक है। और इसके नीचे यह जो पीला कलर वाला भाग दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं वेल्स, ठीक है, वेल्स। वेल्स से कुछ याद आया, प्रिंस ऑफ वेल्स, यानी कि वेल्स के राजकुमार। सन 1911 ईस्वी में जब यह भारत आ रहे थे तो इन्हीं के खुशी में, यानी कि इन्हीं के आगमन की तैयारी में बनवाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, ठीक है। तो जब इंग्लैंड और वेल्स को संयुक्त रूप से मिला दिया जाए तो इसे हम लोग कहते हैं ब्रिटेन, ठीक है। इंग्लैंड और वेल्स को संयुक्त रूप से मिला दे तो कहते हैं ब्रिटेन। और जब इंग्लैंड ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इन तीनों को संयुक्त रूप से मिला दें तो इसे कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन, जीबी, ठीक है। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार देखिए। देखिए यह वाला पार्ट है इंग्लैंड और यह वाला पार्ट है वेल्स,
जब इंग्लैंड और वेल्स को मिला दिया जाए तो इसे हम लोग कहते हैं ब्रिटेन। और ऊपर वाला पार्ट है स्कॉटलैंड। यह तीनों अलग अलग देश हैं, ठीक है, एक ही द्वीप पर स्थित है लेकिन तीनों अलग अलग देश हैं। जब स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स यानी तीनों को मिला दिया जाए तो इसे संयुक्त रूप से हम कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन। अब देखिए यूनाइटेड यानी यूके किसे कहते हैं, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। देखिए इन तीनों के बगल में यहाँ पर एक द्वीप है, ठीक है, यह वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं आयरलैंड, और जो ऊपर वाला यह ग्रीन वाला पार्ट है इसे कहते हैं उत्तरी आयरलैंड, ठीक है, उत्तरी आयरलैंड। देखिए उत्तरी आयरलैंड पहले आयरलैंड का ही भाग था, लेकिन इस पर ब्रिटेन वालों ने कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद इसको छोड़े नहीं, और जब छोड़े नहीं तो इसे कहा जाने लगा उत्तरी आयरलैंड, ठीक है। तो उत्तरी आयरलैंड किसका भाग हो गया, ब्रिटेन वालों का। देखिए आप समझिए, जब ब्रिटेन यानी कि इन तीनों देशों के साथ जब उत्तरी आयरलैंड को शामिल कर लिया जाए तो इन चारों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अब तो कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि किसमें क्या अंतर है, ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए यह है इंग्लैंड और यह पीला वाला है वेल्स। जब इन दोनों को संयुक्त रूप से मिला दिया जाए तो इसे कहते हैं ब्रिटेन, और ऊपर वाला है स्कॉटलैंड। जब इन तीनों को संयुक्त रूप से मिला दिया जाए तो इसे कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन, और जब इसमें उत्तरी आयरलैंड को भी शामिल कर लें तब इसे कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम। समझ में आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर जो ये वाला द्वीप है इसे हम लोग कहते हैं एमराल्ड द्वीप। एमराल्ड द्वीप पर दो देश हैं, एक आयरलैंड, ऊपर वाला है उत्तरी आयरलैंड, ठीक है। तो इसमें जब उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड चारों को मिला दिया जाए तो इसे ही संयुक्त रूप से हम लोग क्या कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि देखिए यहाँ पर जो देश दिख रहा है इसे कहते हैं फ्रांस। ये वाला देश है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस, ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस। यह यूरोप का एकमात्र देश है जो कि खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर है, ठीक है। खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर है जिसके कारण इसे किसानों का देश कहते हैं, और इसे यूरोप का भारत भी कहते हैं, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है और यह पूरी तरीके से खाद्यान्नों पर निर्भर है, हर चीज़ में दूसरे तीसरे या पहले नंबर पे आता है, ठीक है। तो उसी तरह इसे भी यूरोप का भारत कहते हैं, किसे, फ्रांस को। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और फ्रांस में यहाँ पर एक नीचे शहर पड़ेगा, देखिए यहाँ पर फ्रांस का एक शहर पड़ेगा बोर्डी। बोर्डी शहर जो है यह विस्के की खाड़ी के पास स्थित है। देखिए ये वाला जो चंद्राकार भाग दिख रहा है यह है विस्के की खाड़ी। विस्के की खाड़ी के पास स्थित है फ्रांस का एक बड़ा शहर बोर्डी। बोर्डी शहर जो है शैंपेन शराब के उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। देखिए शराब की भी कई कैटेगरी होती है, एक तो होता है देसी शराब। देसी शराब में 50% तक एल्कोहल पी जाता है, इसको पीने के बाद लोग गरियाते हैं, ठीक है। इसको इसको पीने के बाद पियक्कड़ गांव के लोग, मतलब जो ठेला रिक्शा टेम्पू ये वाले होते हैं, अक्सर यही पीते हैं। 40-50 रुपये की आती है कचिया शराब, इसे पीने के बाद वो सिर्फ गरियाते हैं। इसके बाद आता है एक दूसरा क्वालिटी जिसे कहते हैं बियर। बियर में लगभग 8% एल्कोहल होता है, यह उतना ज़्यादा नशा नहीं करता है। उसके बाद होता है रम। रम में थोड़ा सा बियर से ज़्यादा थोड़ा इसमें एल्कोहल का मात्रा होता है। उसके बाद विस्की, ठीक है। तो इस तरह शराब की भी क्वालिटी होती है। और एक जो बोर्डी यानी कि फ्रांस के शहर बोर्डी में जो शैंपेन शराब बिकता है यह सबसे महंगा है, लगभग 3000 रुपये का सिर्फ आधा लीटर मिलता है, ठीक है। तो फ्रांस का जो बोर्डी शहर है किसके लिए फेमस है, शराब के लिए, शैंपेन शराब के लिए। और यहीं पर एक शहर मिलेगा, इसमें तो दिख नहीं रहा है, यहीं पे एक शहर मिलेगा जिसे कहते हैं टुलूज शहर। टुलूज शहर पूरे विश्व में विमान बनाने के लिए प्रसिद्ध है। विमान मतलब एयरबस, वही वायुयान, ठीक है। वायुयान के लिए यहाँ का कौन सा शहर प्रसिद्ध है, टुलूज शहर। तो हमने दो शहर के बारे में जाना, बोर्डी शहर और टुलूज शहर। अब देखिए यहीं पर हमने बताया अभी बिस्के की खाड़ी है, ठीक है। बिस्के की खाड़ी अगर पूछ ले कहाँ है तो कहाँ पर है, फ्रांस, ठीक है। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। और देखिए यहीं पर दो द्वीप दिखेगा, देखिए यहाँ पर है कॉर्सिको द्वीप। कौन सा द्वीप, कॉर्सिको द्वीप। यह फ्रांस का ये सबसे बड़ा द्वीप है। जैसे अपने भारत का द्वीप, भारत के बगल में कौन है, अंडमान निकोबार है, उसी तरह से यहाँ पर फ्रांस का एक द्वीप है कॉर्सिको द्वीप। और इसकी इसी के बगल में है एक है एल्बा द्वीप, इसमें तो शायद दिख नहीं रहा है, यहीं पर है एक एल्बा द्वीप, ठीक है। तो फ्रांस के दो द्वीप प्रमुख है, कौन कौन से, कॉर्सिका द्वीप और एल्बा द्वीप, ठीक है। इस पर किसका अधिकार है, फ्रांस का अधिकार है। और देखिए एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए फ्रांस का ये वाला जो एरिया है इसे हम लोग कहते हैं नारमंडी का क्षेत्र।
कौन सा क्षेत्र? नॉर्मंडी का क्षेत्र। यह किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, उस समय जो अमेरिका की सेना और ब्रिटेन की सेना कहाँ पर उतरी थी? नॉर्मंडी क्षेत्र पर। यहीं से उतर करके जर्मनी पर आक्रमण लोग बोले थे। कहाँ से? नॉर्मंडी क्षेत्र से। और देखिए, और फ्रांस में ये एक शहर है लॉरेंस शहर, ठीक है। लॉरेंस किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लॉरेंस में स्टील और लोहा भरपूर मात्रा में, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर स्टील और लोहा का उत्पादन होता है। किस में? फ्रांस के लॉरेंस शहर में। देखिए, लोहा में अगर 1% केवल कार्बन फेंक दें, ठीक है, लोहा में केवल 1% यदि कार्बन मिला दें तो उसे कहा जाता है स्टील। तब इसका मतलब है कि जहाँ लोहा रहेगा वहीं पे स्टील होगा, ठीक है। जहाँ पर लोहा पाया जाएगा वहीं स्टील रहेगा। जैसे जहाँ दूध रहेगी वहीं पे दही जमेगा। अरे दूध में यदि थोड़ा सा डाल दे दही, यानी कि दूध में जोरन डाल दें तो बन जाएगा दही, यानी कि दूध जहाँ रहेगा वहीं दही जमेगा। इसलिए लोहा जहाँ रहता है उसमें केवल 1% कार्बन की आवश्यकता होती है। यदि 1% कार्बन मिला दें तो वह स्टील हो जाता है, ठीक है। इतना तो समझ में आया। अब देखते हैं। देखिए, यह है फ्रांस और ऊपर है इंग्लैंड, और फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है इंग्लिश चैनल। कौन सा चैनल? इंग्लिश चैनल। यह वही इंग्लिश चैनल है जिसे सबसे पहले किस महिला ने पार किया था? आरती शाह ने, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला जिसने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया, उनका क्या नाम है? आरती शाह। और फ्रांस और स्पेन के बीच में एक छोटा सा देश है। देखिए, यह है फ्रांस और यहाँ पर स्पेन। यहीं पर एक पर्वत है जिस पर्वत को हम लोग कहते हैं पिरेनीज पर्वत। क्या नाम है उसका? पिरेनीज पर्वत। और पिरेनीज पर्वत पर ही एक छोटा सा देश है अंडोरा। इसमें देखिए यहाँ पर लिखा भी है अंडोरा जो है एक छोटा सा देश है जो कि पिरेनीज पर्वत पर स्थित है। और यह आईएमएफ का 190वां सदस्य बना है। आईएमएफ क्या है? एक इंटरनेशनल संस्था है। कहाँ पर इसका मुख्यालय है? तो अमेरिका के शहर में स्थित है, ठीक है। तो आईएमएफ का 190वां सदस्य कौन बना है? अंडोरा कहाँ स्थित है? पिरेनीज पर्वत पर। पिरेनीज पर्वत कहाँ है? स्पेन और फ्रांस के सीमा पर, ठीक है। तो और देखिए, यहाँ पर एक शहर है लियोन। पूछ ले यदि लियोन कहाँ का शहर है तो फ्रांस का एक शहर है लियोन। और लियोन शहर में किसका मुख्यालय पता है? इंटरनेशनल पुलिस का। जैसे हर देश का एक पुलिस होता है, भारत के अधीन है, मतलब भारत सरकार के अधीन है दिल्ली पुलिस, यूपी गवर्नमेंट के अधीन है यूपी पुलिस। इसी तरह से पूरे विश्व के पुलिस का मुख्यालय यहीं पे है, मतलब इंटरपोल, यानी कि इसे संयुक्त मतलब शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? इंटरनेशनल पुलिस, INTERPOL, इंटरपोल, यानी कि इंटरनेशनल पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस के लियोन शहर में। तो फ्रांस के बारे में इतनी जानकारी सही है। देखिए, फ्रांस में ही है एफिल टावर। कौन सा टावर? एफिल टावर। और फ्रांस में ही है नदी। कौन सी नदी बताइए? फ्रांस में है सीन नदी। तो फ्रांस के बारे में हमने क्या क्या जाना? देखिए, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो चैनल है इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश चैनल। और यहाँ पर हुआ बिस्के की खाड़ी। फ्रांस के शहर कौन कौन से हैं? देखिए, एक नॉर्मंडी बीच, ठीक है, नॉर्मंडी बीच। यहाँ पर फ्रांस का बड़ा शहर लियोन है। और यहाँ पर मिल जाएगा बॉडी शहर, शराब के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं पर है सीमा पर पिरेनीज पर्वत। और एफिल टावर कहाँ पर है? पेरिस में कौन सी नदी बहती है? सीन नदी बहती है। और पेरिस का जो लॉरेंस शहर है लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इतना तो हम लोगों ने फ्रांस के बारे में जाना। अब जानते हैं स्पेन के बारे में। देखिए, फ्रांस के नीचे यहीं पर दिखेगा स्पेन। देखिए, यह है स्पेन और स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। देखिए, स्पेन में ही यहाँ एक छोटा सा क्षेत्र मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, जिसे कहते हैं कैटोलोनिया क्षेत्र। कैटोलोनिया क्षेत्र जो है स्पेन से अलग होने की मांग करता है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान से कौन सा, वो पीछे वाला क्षेत्र कौन सा है, वह पाकिस्तान से अलग होने की मांग करता है। उसी तरह से यहाँ पर कैटोलोनिया जो क्षेत्र है या पाकिस्तान से अलग होने की मांग करता है। और स्पेन में ही पाई जाती है एक बकरी नहीं, भेड़। उस भेड़ का नाम है मेरिनो भेड़। यह भेड़ की क्या खासियत है? इसमें ऊन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो स्पेन किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर ऊन बहुत जाता है। कौन सी भेड़ में? मेरिनो नामक भेड़ पाई जाती है जिसमें ऊन बहुत ज़्यादा निकलता है। स्पेन और फ्रांस की सीमा पर पिरेनीज पर्वत बता ही दिया हमने। और देखिए, स्पेन का एक खेल है जो कि सबसे प्रमुख है। अनुमान लगाइए क्या हो सकता है? बैट बॉल? नहीं। यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध खेल हुआ है सांड युद्ध।
जैसे अपने कर्नाटक तमिलनाडु वहाँ पर खेलते हैं तमिलनाडु में साण युद्ध, वैसे यहाँ का ही सबसे प्रमुख खेल है साण युद्ध। यहाँ लोग साड़ों को आपस में लड़वाते हैं और यही इनका प्रमुख खेल है। देखिए यहीं पर है जिब्राल्टर संधि, यहाँ पर स्पेन में ही है जिब्राल्टर संधि। जिब्राल्टर संधि भौगोलिक रूप से तो स्पेन का है, लेकिन यहाँ पर आकर के ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया है। अब ब्रिटेन कब्जा कर लिया है, एक छोटा सा शहर है और ब्रिटेन यहाँ से हटता नहीं है। ब्रिटेन की दादागिरी देखिए, अक्सर जहाँ वर्ल्ड में जहाँ जो भी फेमस जगह है वहाँ वहाँ पर एक कब्जा किया है। अब यहाँ से भूमध्य सागर में जाने का केवल एक ही रास्ता है, जिस पर किसका अधिकार है, इंग्लैंड का। तो यहाँ से जितने भी जहाज़ें जाती है सबसे टैक्स लेता है कौन, इंग्लैंड। कहाँ पर बैठा है, जिब्राल्टर जलसंधि पर। जिब्राल्टर जलसंधि किसको अलग करती है, यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है कौन, जिब्राल्टर जल संधि। जल संधि उसे कहते हैं जो कि मतलब दो भूखंडों के बीच में जाने का रास्ता होता है, उसे ही जल संधि कहते हैं। ठीक है, तो जिब्राल्टर संधि पर किसका अधिकार है, इंग्लैंड का अधिकार है। जिब्राल्टर संधि किसको अलग करती है, भूमध्य सागर को। देखिए यदि कोई अटलांटिक महासागर से इधर यूरोप मतलब एशिया में जाना चाहे तो भूमध्य सागर से होकर जाएगा, और भूमध्य सागर के अलावा तो जा नहीं सकता है, या फिर जाए तो अफ्रीका के नीचे से होकर जाए। तो यह भूमध्य सागर में जाने का इकलौता रास्ता है, इसीलिए इसे कहते हैं भूमध्य सागर की कुंजी। तो भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं, जिब्राल्टर जल संधि को। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। देखिए स्पेन का ही था वास्को डिगामा। ठीक है, कहाँ का, स्पेन का ही था वास्को डिगामा, जो कि भारत आया था 1498 ईस्वी में। देखिए यहाँ स्पेन, यहीं से 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया। यह पहले दक्षिण अफ्रीका के यहाँ पर आया और फिर यहाँ से भारत आया। कब आया था, 13 मार्च, यानी 13 मार्च नहीं, उस 17 मई 1498 ईस्वी के केरल के कालीकट तट पर पहुंचा था, और वहाँ के राजा जो उस समय थे केरल के जमोरिन, उन्होंने ही इसका स्वागत किया था। और यही कारण है कि पहले पुर्तगाल आया, फिर धीरे धीरे यूरोप के लगभग अधिकतर देश, पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी, डच, इंग्लिश, ठीक है, सभी लोग धीरे धीरे भारत में आ गए। अगर यही वास्को डिगामा को पकड़ करके जमोरिन राजा पकड़ के कूच दिए होते, यानी कि पकड़ कर बड़ी मार मारते, तो हम लोग का भारत आज गुलाम, मतलब गुलामी नहीं झेलता। ठीक है, और देखिए, ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा अब तक। देखिए यहाँ पर पुर्तगाल पढ़ा, पुर्तगाल की राजधानी क्या थी, पुर्तगाल नहीं, यह है स्पेन। स्पेन की राजधानी क्या थी, मैड्रिड। स्पेन में क्या क्या था, यहाँ का कैटोलेनिया एक क्षेत्र है जहाँ से यहाँ के लोग अलग देश होने की मांग करते हैं। यहीं पर पाई जाती है मैरिनो भेड़। मैरिनो भेड़ में ऊन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल, मतलब यहाँ का जो सबसे प्रमुख खेल है वह है साण युद्ध। लोग आपस में साणों को बजवाते हैं और उस नज़ारे को देख करके आनंद उठाते हैं। और स्पेन और फ्रांस के ही सीमा पर यहाँ पर एक छोटा सा देश अंडोरा, जो कि पिरीनीज नामक पर्वत पर स्थित है। जैसे भारत में यानी कि नेपाल जो है पूरी तरीके से हिमालय पर्वत पर ही स्थित है, उसी तरह से यह अंडोरा जो देश है यह इस पर पिरेनीज पर्वत पर स्थित है। यहीं पर है जिब्राल्टर जलसंधि, इस पर अधिकार है इंग्लैंड का, और इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। और सियरा निवेडा नाम का एक पर्वत है, कहाँ पर, स्पेन में। देखिए स्पेन ये रहा है, स्पेन में ही एक पर्वत है जिसका नाम है सियरा नेवाडा या फिर सियरा नेवाडा। ठीक है, यह एक ब्लैक पर्वत है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर पुर्तगाल। देखिए पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन। वास्को डी गामा यहीं से भारत में गया था, कब, 1948 ईस्वी में। जमोरिन ने उनका स्वागत किया था कालीकट बंदरगाह पर, और भारत ने तभी से अपना व्यापार इससे चालू किया। और पुर्तगाल देखिए आए थे सबसे पहले भारत में 1498 में, सबसे पहले आ गए थे। कब, 1498 ईस्वी में सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। लेकिन गए भारत से कब, 1961 ईस्वी में सबसे लास्ट में। और वो अभी कब गए, जब भारत आज़ाद हुआ। यह लोग गोवा पर अपना कब्जा जमाए थे, गोवा से निकल नहीं रहे थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, कहाँ उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ थे, ठीक है, तो गोवा पे अपन लोग उन्होंने कब्जा जमाया था। तो एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन विजय के ही द्वारा पुर्तगालियों को भारत से बाहर भगाया गया। कब, 1961 ईस्वी में। ठीक है, और इसी की सीमा पर एक देश स्थित है, मोनाको। मोनाको देखिए यहाँ पर फ्रांस और इटली की सीमा पर एक स्थित देश है मोनाको। यह दुनिया का यानी कि विश्व का सबसे छोटा देश है, सबसे छोटा देश, वो भी दूसरे नंबर का। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है,
पहले नंबर पे कौन है बताइए? वेटिकन सिटी, ठीक है। पहले नंबर पे वेटिकन सिटी, दूसरे नंबर पे है मोनाको। यह दुनिया का सबसे छोटा देश है जो कि फ्रांस और इटली की सीमा पर स्थित है। फ्रांस और इटली की सीमा पर कौन देश है? मोनाको। और यह गन्ना उत्पादन में अग्रणी है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? फ्रांस के बारे में डिटेल से पढ़ा, उसके बारे में स्पेन पढ़ा, फिर पुर्तगाल। अब तक हमने जितना पढ़ा है उसके बारे में शॉर्ट रिवीजन करते हैं। देखिए, पहले हम लोगों ने पढ़ा नॉर्वे यानी कि नॉर्डिक कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। उसके बाद यहाँ पर बाल्टिक देश, फिर जर्मनी, पोलैंड, फिर उसके बाद यूनाइटेड किंगडम पढ़े, आयरलैंड पढ़े, फिर यहाँ पर फ्रांस पढ़े, और फ्रांस के बाद यहाँ पर के स्पेन और पुर्तगाल पढ़े। तो अब तक हमने इतना भाग हम लोगों ने कवर कर लिया है। देखिए, बहुत सुना होगा स्विट्जरलैंड। क्यों सुना होगा? क्योंकि यह टूरिस्ट प्लेस के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। देखिए, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न, ठीक है। स्विट्जरलैंड के 3 शहर प्रमुख हैं। स्विट्जरलैंड के 3 शहर मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। एक शहर है, देखिए यहाँ पर छोटा सा दिख रहा होगा स्विट्जरलैंड, ठीक है। इसका जो पहला शहर है उस शहर का नाम है दाओस, ठीक है। दाओस। दाओस क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक साल सभी देश के प्रधानमंत्रियों की मीटिंग होती है, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है। दाओस विश्व आर्थिक मंच की मीटिंग होती है। क्यों मीटिंग होती है? क्योंकि इसमें सभी प्रधानमंत्री मिल करके आपस में मतलब अपने देश की इकोनॉमी को कैसे बूस्ट किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में हमेशा यहाँ पर प्रत्येक वर्ष चर्चा होती है। और इसका जो दूसरा प्रमुख शहर है उसका नाम है जिनेवा। जिनेवा, ठीक है। जिनेवा में अक्सर जितने यूनाइटेड यानी यूएनओ के मुख्यालय हैं और भी जितने मुख्यालय अक्सर देखने को कहाँ मिलेगा? जिनेवा में। जैसे डब्ल्यूएचओ हो गया, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। उसके बाद डब्ल्यूटीओ यानी कि विश्व व्यापार संगठन हो गया। ये सब जितने भी मुख्यालय अक्सर जिनेवा में मिलेंगे। अगर परीक्षा में कोई आ गया कि इसका मुख्यालय कहाँ है, अगर ऑप्शन में जिनेवा है तो 90% चांस है कि जिनेवा ही ऑप्शन सही हो, ठीक है। अब देखिए, सबके मतलब जेनेवा में ही इसके मुख्यालय क्यों होते हैं? इसके पीछे एक कारण है, समझिए। देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद सभी देशों की इकोनॉमी धड़ाम से एकदम नीचे आके गिरी थी। सभी देशों की इकोनॉमी आकर एकदम तबाह हो गई थी। तो उसके बाद एक लीग ऑफ नेशन का स्थापना किया गया। लीग ऑफ नेशन क्या था? जैसे इस समय यूएनओ है ना, तो उसमें यूएनओ नहीं था। इसी का मतलब इसके जगह पर या फिर इसका पूर्वज कह सकते हैं कि क्या था? लीग ऑफ नेशन। इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर बनाया गया जेनेवा में। स्विट्जरलैंड के एक शहर है जेनेवा। जेनेवा में इसका मुख्यालय बनाया गया। इसका क्या काम था कि देश में जितने भी मतलब विश्व में जितने भी आपदा आए या फिर कोई बीमारी या फिर वैसे जैसे कोरोना वायरस ऐसा कुछ आए तो उसको रोकना। और सबसे मुख्य काम था कि प्रथम विश्व युद्ध तो हो गया लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध को रोकना। इसीलिए बनाया गया था स्विट्जरलैंड की राजधानी मतलब स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में इसका मुख्यालय लीग ऑफ नेशन का। लेकिन लीग ऑफ नेशन ये सब करने में मतलब ये कुछ मतलब किया तो बहुत काम, जैसे मलेरिया पर कंट्रोल किया, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारी बीमारियों पर कंट्रोल किया, लेकिन इसी के कारण यानी कि यह द्वितीय विश्व युद्ध को रोक नहीं पाया, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध को रोक नहीं पाया तो धीरे धीरे लीग ऑफ नेशन मतलब अपना काम तो कर नहीं पाया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहीं पर सभी का मुख्यालय था। तो लीग ऑफ नेशन का अपडेट वर्जन बनाया गया यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका अधिकतर मतलब यूएनओ का अधिकतर मुख्यालय कहाँ पर है? यहीं पर है। हालांकि यूएनओ कहाँ पर है? अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में है ना, लेकिन उसका अधिकतर हेडक्वार्टर कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में के जिनेवा में है। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि जिनेवा में ही क्यों अधिकतर सभी देशों की मतलब सभी संगठन का मुख्यालय यहीं पर होता है, ठीक है। और इसका तीसरा शहर जो सबसे प्रसिद्ध है उसका नाम है बर्न। तो हमने कितने शहर बताए? देखिए 3 शहर इसके प्रमुख है। एक दावोस है, ठीक है, और दूसरा शहर है जिनेवा। जिनेवा में सभी प्रधानमंत्रियों की मीटिंग होती है हर साल। और तीसरा शहर है बर्न। बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी भी है, ठीक है। तो ये 3 शहरों का नाम हमने बनाया। और जो जैसे लीग ऑफ नेशन था इसे बनाया कब गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध कब चला था? 1914 से 18 तक चला था। तो इसके बाद 1900 यानी कि 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना किया गया था,
ठीक है, तो स्विट्ज़रलैंड के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है। अगर इतना आप जानकारी लिए रहते हैं तो चांस है कि परीक्षा में क्वेश्चन अगर पूछा स्विट्ज़रलैंड से तो इसी से फंस जाएगा। और देखिए स्विट्ज़रलैंड में ही एक चीज़ और है, क्या है, यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में हम लोग बैंक सुनेंगे स्विस बैंक, यानी कि जहाँ पर काला धन जमा होता है, कहाँ जमा होता है, यहीं पर जमा होता है। कहाँ पर? स्विट्ज़रलैंड में। क्यों जमा होता है? देखिए स्विट्ज़रलैंड में जो स्विस बैंक है, यह ऐसा बैंक है कि इसमें, या मान लीजिए कि हम आप तो पैसा रख नहीं पाएंगे, इसमें बड़े बड़े नेता मंत्री यही सब पैसा रखते हैं, और यहाँ पर पैसा रखने का ब्याज देना पड़ता है। पैसा रखने का ब्याज, हाँ हाँ, जैसे हम लोग अपने बैंक में पैसा रखेंगे, यदि सेविंग अकाउंट में है तो 4% ब्याज मिलता है, और यदि स्विस बैंक में कोई पैसा रखता है तो उसको बैंक को ही, यानी कि उल्टे सरकार को ही ब्याज देना पड़ेगा, स्वयं स्विस बैंक को ब्याज देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर छोटे मोटे लोग का खाता नहीं रहता है। ठीक है, समझ में आया? अब लोग कहेंगे कि स्विट्ज़रलैंड से पैसा लाते क्यों नहीं सरकार? देखिए सरकार पैसा नहीं ला सकती, क्योंकि सरकार के ही चमचे होते हैं बड़े बड़े नेता मंत्री विधायक, इन्हीं सब का पैसा रहता है, और इन सब से बैर करके सरकार पैसा ला नहीं सकती। और स्विट्ज़रलैंड में पैसा कोई रखता है तो उसका सूचना भी स्विट्ज़रलैंड बैंक, मतलब स्विस बैंक नहीं देता है। यह एक ऐसा बैंक है जो कोई भी पैसा जमा करे तो उसका आईडी पासवर्ड या फिर उसका परिचय बताता नहीं है, सार्वजनिक नहीं करता, इसीलिए लोग यहाँ पर पैसा जमा करते हैं स्विस बैंक में। ठीक है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। और देखिए स्विट्ज़रलैंड में आल्प्स पर्वत का विस्तार है। हम लोग आल्प्स पर्वत का नाम सुने होंगे। तो स्विट्ज़रलैंड जो अधिकतर आल्प्स पर्वत से घिरा हुआ है, स्विट्ज़रलैंड आल्प्स पर्वत से घिरा हुआ है। इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में ही है। ठीक है, तो स्विट्ज़रलैंड के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है। अब देखिए स्विट्ज़रलैंड के नीचे पड़ेगा यहाँ पर इटली। देखिए वही इटली, राहुल गांधी का ननिहाल जहाँ पर है वही है इटली। ठीक है, वही वाला इटली। देखिए ये वाला पार्ट है इटली। इटली की राजधानी है रोम। क्या है? इटली की राजधानी है रोम। और इटली के 3 शहर प्रसिद्ध हैं। देखिए कौन कौन से शहर प्रसिद्ध हैं? 3 शहर। देखिए यहाँ पर है एक मिलान शहर। मिलान शहर किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर जो इटली का नाम सुने होंगे, फांसीवाद का जनक कौन था? मोसोलिनी। ठीक है, जैसे जर्मनी का हिटलर था वैसे इटली का मोसोलिनी था। तो फांसीवाद यहीं से शुरू हुआ। अब सोचेंगे कि फांसीवाद क्या है? देखिए फांसीवाद क्या होता है? जैसे उच्च जाति बहुत है, ठीक है, तो उच्च जातियों का बोलबाला ही फांसीवाद कहलाता है। तो मिलान में ही फांसीवाद का मतलब मिलान शहर को ही फांसीवाद का जनक कहा जाता है, या कि मिलान शहर से ही फांसीवाद शुरू हुआ था। ठीक है, और ठीक अगर इसके बगल में पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, मतलब इसमें नक्शे में नहीं है, यहीं पर दिखेगा आपको एक और शहर। उस शहर का नाम है फ्लोरेंस। क्या नाम है? फ्लोरेंस। और यहीं की थी फ्लोरेंस नाइटिंगल। कौन थी? फ्लोरेंस नाइटिंगल। इसी शहर के नाम पर ही उनका नाम पड़ा फ्लोरेंस नाइटिंगल। अब देखिए नाइटिंगल पीछे लगा है तो नाइटिंगल का क्या राज है? देखिए उस समय जब क्रीमिया युद्ध चल रहा था तो इस समय फ्लोरेंस नाइटिंगल जो थी वो अभी कहीं कि हम भी जाकर युद्ध लड़ेंगे आदमियों के साथ, मतलब अपने देश की ओर से। तो वहाँ की सरकार तो इन्हें जाने नहीं दिया, कहा कि इसमें लेडी का अलाउ नहीं है। लेकिन यह क्या करती, जा तो पाई नहीं, लेकिन वहाँ पर जितने भी फौजी घायल होते थे उनका रात में इलाज करती थी। कोई भी यदि फौजी रात में कराता था तो लैंप लेकर पहुँच जाती। तो यहाँ के जो वहाँ के जितने भी सैनिक थे इनका नाम रख दिए कि लेडी विद द लैंप, मतलब एक ऐसी लेडी जिसे जब बुलाओ लैंप लेकर आ जाती है रात में भी। तो इसी की वजह से फ्लोरेंस नाइटिंगल का नाम पड़ा लेडी विथ लैंप। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो तीसरा शहर है, देखिए यहाँ पर तीसरा शहर, इतना जूम मत हो भाया। देखिए यहाँ पर जो तीसरा शहर है वो अभी इसमें नहीं दिखेगा, क्योंकि ये शहर बहुत छोटा है। नक्शे में कितना दिखेगा? और नक्शे में सब दिखी जाए तो हमारा क्या काम। देखिए यहाँ पर तीसरा शहर जो दिखेगा वेनिस, वही वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस वाला, जो हम लोग इंटर में पढ़े होंगे। मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा है? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। तो यहीं पर एक शहर है वेनिस, और यहीं के इसी के नीचे यहाँ पर देखिए इस सागर को हम लोग कहते हैं एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर, ठीक है। और एड्रियाटिक शहर के मतलब एड्रियाटिक सागर के नाम पर ही वेनिस शहर को कहा जाता है एड्रियाटिक शहर की रानी, मतलब एड्रियाटिक सागर।
एड्रियाटिक सागर की रानी किसे कहा जाता है? वेनिस को, ठीक है, क्योंकि एड्रियाटिक सागर के पास है, इसी के नाम पर इसका नामकरण रख दिया गया है। और देखिए इटली की प्रसिद्ध नदी कौन सी है? इटली की प्रसिद्ध नदी, इटली की गंगा किसे कहते हैं? पो नदी को, ठीक है। और देखिए यहीं पर इटली की राजधानी, यहीं पर रोम है। और ये देखिए यहाँ पर है इटली की राजधानी रोम में ही एक छोटा सा देश है जिसका नाम है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है और यह इतना ज़्यादा छोटा है, इतना ज़्यादा छोटा है कि इसका जो क्षेत्रफल है 0.44 किलोमीटर स्क्वायर है। 0.44, इतना तो कोई भी दिन भर में राउंड मार करके आ जाएगा वापस घर। यानी कि 0.44 किलोमीटर स्क्वायर होता कितना है? 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर से भी कम स्क्वायर में, ठीक है। इसकी आबादी मात्र 451 लोग रहते हैं। अब लोग कहेंगे कि एक ऐसा देश है, देखिए यह वास्तव में कोई देश, मतलब देश नाम से तो है, लेकिन यहाँ पर जो लोग रहते हैं बड़े बड़े पादरी या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन, ऐसे लोग रहते हैं। कहाँ पर? वेटिकन सिटी में। हालांकि इसको देश का मान्यता मिला है। यहाँ पर कौन लोग रहते हैं? बड़े बड़े पादरी लोग रहते हैं। और इसका इस समय वर्तमान नाम क्या है? होली सी। क्या नाम रखा गया है? पवित्र सागर या फिर होली सी। किसका? वेटिकन सिटी का नया नाम, ठीक है। अब देखिए, देखिए यहाँ पर आगे इटली शहर के नीचे 2 द्वीप दिखेंगे, एक यहाँ पर द्वीप है और एक यहाँ पर द्वीप है। इस वाले द्वीप का नाम है सर्डिनिया और इस वाले द्वीप का क्या नाम है? सिसिली द्वीप, ठीक है। सिसिली द्वीप जो है भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। जबकि यूरोप सागर का अगर पूछ ले सबसे बड़ा द्वीप, मतलब यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप, तो वही ब्रिटेन, जिसमें 3 देश संयुक्त थे ना। कौन कौन थे? ब्रिटेन, मतलब लंदन था, वेल्स था और स्कॉटलैंड। वह वाला जो द्वीप है वह यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप है। जबकि भूमध्य सागर का द्वीप पूछ ले तो कौन सा द्वीप है? सिसिली द्वीप। सिसिली द्वीप पर यह सबसे बड़ा ज्वालामुखी स्ट्राम्बोली, देखिए यह सब है भूमध्य सागर, यह सब है भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर में यहीं पर है सिसिली द्वीप और सिसिली द्वीप पर है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, ठीक है। सिसिली द्वीप पर कौन सा ज्वालामुखी? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, जिस कारण यहाँ से हमेशा लावा और मैग्मा निकलते रहता है। लावा और मैग्मा निकलने के कारण यहाँ पर हमेशा उजाला प्रकाश रहता है और उस प्रकाश के कारण ही इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, ठीक है। समझ में आया ना? इसमें से हमेशा ज्वालामुखी का लावा निकलता रहता है तो इससे अगल बगल उजियार रहता है, तो यहाँ से जितने भी जहाज़ें जाती हैं उनको जाने में सहायता भी मिलता है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, इससे हमेशा निकलता रहता है क्या? रोशनी, प्रकाश, मलबा, ठीक है, ये सब निकलता रहता है तो रात में उजाला दिखता है। इसीलिए इसे भूमध्य सागर का मतलब भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप पर है और इसके भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे ही हम लोग इटली से नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा देश मिल जाएगा, माल्टा। देखिए यहाँ पर है माल्टा, छोटा सा जो देश दिख रहा है ना, यही है माल्टा। माल्टा की राजधानी क्या है? वेलेट्टा। माल्टा की राजधानी वेलेट्टा, बस इसके बारे में इतना ही जानिए। माल्टा की राजधानी वेलेट्टा, बहुत पूछता है माल्टा की राजधानी क्या है? वेलेट्टा, जो कि यूरोपीय यूनियन का सदस्य भी है, ठीक है। अब इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब तक हमने क्या क्या पढ़ा इधर आज, मतलब देखिए इधर स्पेन पुर्तगाल को पढ़ लिया है, इधर फ्रांस को पढ़ लिया, ठीक है, इधर बेनेक्स देश को पढ़ लिया, इधर जर्मनी को, पोलैंड को, यहाँ इटली हो गया, यहाँ पर स्विट्जरलैंड हो गया। अब यह हमारा जो देश दिख रहा है इसे हम पढ़ेंगे, इसका क्या नाम है? ऑस्ट्रिया। देखिए यह वाला जो कंट्री दिख रहा है यह है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया तो दूसरा चीज़ है जो कि कहाँ पर स्थित है? वहाँ पर इंडोनेशिया के नीचे स्थित है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यह ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। बचपन में हम भी ऑस्ट्रिया में बहुत कन्फ्यूजन होते थे, लेकिन बाद में पता चला कि ऑस्ट्रिया भाई अलग देश है। क्या है? ऑस्ट्रिया अलग देश है जिसका राजधानी वियना है। देखिए ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। अब देखिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए वियना में है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन, यानी कि इसका क्या मतलब है? देखिए कोई भी देश जैसे परमाणु रिएक्टर या परमाणु संबंधी कार्य करता है तो यहाँ से मंजूरी मिलना जरूरी है। उस पर नज़र कौन रखता है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में किसका मुख्यालय है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन का मुख्यालय, जो कि परमाणु संबंधी कार्यों पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। तो कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में। वियना की राजधानी ऑस्ट्रिया, मतलब ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ठीक है। अब देखिए
वियना संधि का नाम तो आपने सुना ही होगा, वियना संधि। अब वियना संधि क्या है? वियना संधि देखिए ऐसी संधि है, मान लीजिए कि चीन का मतलब हर देश का राजदूत हर देश में होता है, जैसे भारत का राजदूत पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का राजदूत भारत में है, ठीक है, चीन का राजदूत भी भारत में है, और चीन में भी भारत का राजदूत है। तो वियना संधि यह कहता है कि कोई भी देश किसी भी देश के राजदूत पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकता, ठीक है। मान लीजिए कि चीन का राजदूत हमारे देश में है, तो हम उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते कि एफआईआर दर्ज करके डाल दिए जेल में, चलो भैया एक ही हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते। यह किसका उल्लंघन माना जाएगा? वियना संधि का। वियना संधि के हिसाब से आप ऐसा नहीं कर सकते। और देखिए वियना के एक राजकुमार थे जिनका नाम था फर्डिनेंट। क्या था? राजकुमार फर्डिनेंट था। देखिए यह एक आखिरी इकलौते इंसान थे जो कि प्रथम विश्व युद्ध को होने से रोक सकते थे। क्यों? क्योंकि उस समय जो प्रथम युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, और ठीक उसी समय यहाँ के जो राजकुमार थे वो गए थे बोस्निया की राजधानी मतलब बोस्निया की राजधानी सेरेजोवो में। अब देखिए बोस्निया कहाँ है? देखिए मैप में खोजिए बोस्निया, देखिए मिला कहीं? नहीं मिला तो हम बताते हैं, ठीक है। यहाँ के जो राजकुमार थे, राजकुमार फर्डिनेंड, यह उस समय आए थे कहाँ पर? बोस्निया की राजधानी हर्ज मतलब सेरेजोवो में। देखिए यहाँ से आए थे यहाँ पर, और यहाँ पर एक आतंकवादी संगठन था जिसका नाम था काला हाथ, मतलब काला हाथ यानी कि ब्लैक हैंड नाम का आतंकवादी संगठन था, जो कि ऑस्ट्रिया के इकलौते राजकुमार फर्डिनेंड को गोली मार करके हत्या कर दिया। वो राजकुमार और राजकुमारी दोनों का हत्या कर दिया। कब कर दिया? 28 जून 1914 ईस्वी में, ठीक है। अब 1914 ईस्वी में जैसे ही ऑस्ट्रिया के राजकुमार मरे, तो अब देखिए दोनों देश में युद्ध छिड़ गया। अब दोनों देश में जैसे युद्ध छिड़ा, तो ऑस्ट्रिया के साथ कोई और देश आया, तो इसके साथ कोई और देश आया, ठीक है, फिर इसके साथ कोई और देश आया, फिर इसके साथ, मतलब इस तरह से आपस में देश दो गुट में बढ़ते गए, और प्रथम विश्व युद्ध यहीं से शुरुआत हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की तात्कालिक घटना क्या थी? यहाँ के ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया में हत्या, ठीक है। अगर प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे मतलब हमारे इसके नीचे एक लिंक दिया होगा जहाँ पर लिखा होगा ऐतिहासिक युद्ध, उसमें जाकर के प्रथम विश्व युद्ध का वीडियो डिटेल से देख सकते हैं, ठीक है। यह तो टॉपिक हो गया मतलब इतिहास का, हम इसे इतिहास में बात करेंगे। तो इसके बारे में भी समझ में आ गया होगा। ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। इटली की राजधानी रोम। इटली की राजधानी रोम। जो दो द्वीप हैं सर्डिनिया और सिसिली, ठीक है, सर्डिनिया और सिसिली किसके द्वीप है? इटली के। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप सिसिली द्वीप, ठीक है। सिसिली द्वीप पर है स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी, जिससे हमेशा ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है, जिसे कहते हैं प्रकाश स्तंभ। अब देखिए, अब जैसे ही ऑस्ट्रिया के आगे बढ़ेंगे तो हमें एक छोटा सा और देश दिखेगा जिसका क्या नाम है? देखिए यहाँ पर मिलेगा प्राग। चेक गणराज्य इसका नाम है और इसकी राजधानी है प्राग, ठीक है। चेक गणराज्य इसकी राजधानी है प्राग, ठीक है। और देखिए प्राग से एक ही चीज़ फेमस है, वह क्या? देखिए 24 अगस्त सन 2006 को एक यहाँ पर बैठक हुई थी। कहाँ पर? चेक गणराज्य प्राग में, ठीक है। चेक गणराज्य में एक बैठक हुई थी, और इस सन 2006 के बैठक में ही खगोल की बैठक हुई थी, मतलब खगोल संघ की, एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है, मतलब तारों नक्षत्र वाले, इससे संबंधित है। इसी में बैठक हुई थी, और इसी में जो ग्रह है हमारा प्लूटो, जिसको हम लोग यम कहते थे, इसी को बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया इस बैठक में। कब डाला गया? 2006 में। कहाँ पर बैठक हुई थी? चेक गणराज्य प्राग में, यहीं पर हुई थी बैठक। और इस बैठक में ही जो यम ग्रह था इसे कहा गया कि अब यह ग्रह नहीं है, अब इसे हम लोग छोटे ग्रह में गिनती करेंगे। और प्लूटो को छोटे ग्रह में गिनती करके इसका नाम, नया नाम दे दिया गया 13, 43, 40। अब प्लूटो का नया नाम क्या रखा गया है? 13, 43, 40। अब नहीं, मतलब सन 2006 में इसका नाम क्या बदल के कर दिया गया? 13, 43, 40। 13, 43, 40। देखिए ये कई एग्जामों में पूछा है कि यम का नया नाम क्या है, यानी कि यम को जब बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया तो उसका नाम क्या रखा गया? 13, 43, 40। अब सवाल आता है कि इसको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा ही क्यों गया? तो सुनिए, देखिए जो यम ग्रह था यानी कि प्लूटो जो ग्रह था, वह किसी भी ग्रह के उपग्रह भी से भी छोटा, जैसे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, वह चंद्रमा से भी छोटा था। तो पहला कारण हटाने का यह रहा। और दूसरा कारण यह था कि वह जो अपना चारों राउंड लगाता था, तो जो आखिरी वाला ग्रह है वरुण, वरुण की कक्षा को भी काटता था, ठीक है। तो इन्हीं दोनों कारणों के कारण इसे, इन्हीं दो कारण, और उसका आकार भी कुछ अजीब ही था, ठीक है, छोटा आकार और प्लस दूसरे की कक्षा को काटता था, इसीलिए इसको
हटा दिया गया, ठीक है, ग्रह की श्रेणी से हटा करके बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। अब देखिए जब इससे आगे बढ़ेंगे यानी कि प्राग से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा एक स्लोवाकिया। कौन सा देश? स्लोवाकिया। देखिए पूरे नक्शे को देखते रहिए। स्लोवाकिया, इसकी राजधानी क्या है बताइए? स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है। क्या है? ब्रातिस्लावा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रमुख नहीं है। यहाँ पर देखिए चूना की अधिकता पाई जाती है। चूना की अधिकता मतलब चूना बनता नहीं, जैसे ज़मीन जो होती है ना, ज़मीन में चूना पत्थर की बहुत ही अधिकता पाई जाती है, जिसे हम लोग कार्स्ट प्रदेश कहते हैं। कौन सा प्रदेश? कार्स्ट प्रदेश कहते हैं। किसको? स्लोवाकिया को, ठीक है। तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ा देखिए, उसके बारे में एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने 3 देश ऊपर पढ़ा, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ठीक है। यहाँ पर 3 देश पढ़ा, बाल्टिक देश। बाल्टिक देश में कौन कौन थे? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क के बाद यहाँ पर बेनेक्स देश यानी कि बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ठीक है। बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड। और यहाँ पर 3 देशों का ग्रुप था, कौन? लंदन, वेल्स और उसके बाद स्कॉटलैंड, ठीक है, इसको पढ़ा। फिर उसके बाद यहाँ पर था आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड को पढ़ा। उसके बाद यहाँ पर था फ्रांस को पढ़ा, फ्रांस की राजधानी पेरिस। उसके बाद यहाँ पर स्पेन की राजधानी मैड्रिड। और यहाँ पर पुर्तगाल, ठीक है। पुर्तगाल के बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था, देखिए स्विट्जरलैंड वही जहाँ पर पैसा जमा था, स्विस बैंक है। उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पर इटली राहुल गांधी का ननिहाल, ठीक है। राहुल गांधी का ननिहाल और सोनिया गांधी का नैयर। इटली के ही 2 द्वीप थे, सिसिली द्वीप और यहाँ पर सर्डिनिया द्वीप। उसके बाद हमने पढ़ा, देखिए जर्मनी और पोलैंड तो पढ़ ही लिए थे। उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के बाद यहाँ पर पढ़ा चेक गणराज्य प्राग। उसके बाद यहाँ पर स्लोवाकिया, ठीक है। तो यहाँ पर अधिकतर जो देश हैं यूरोप के वो कवर हो गए हैं। अब कितना देश बचा है? देखिए इधर का इतना ही देश बचा है। अब इसको अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। बाल्कन प्रायद्वीप क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी एक कारण है जो कि हम लोग वीडियो में आगे समझेंगे। देखिए ये वाला जो एरिया बच गया इसे हम लोग कहते हैं बाल्कन प्रायद्वीप। अब बाल्कन प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? देखिए इधर से ये ब्लैक सी से घिरा है और इधर से भूमध्य सागर, ठीक है, और इधर से भी जल से घिरा है, यानी कि 3 ओर से जल से घिरा है। अब जो भी एरिया 3 ओर से जल से घिरा रहता है उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो इस वाले एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? बाल्कन प्रायद्वीप, ठीक है। ये वाला जो एरिया है इसे हम लोग कहते हैं बाल्कन प्रायद्वीप। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने कारण बता दिया, ठीक है। 3 ओर से जल से घिरा है इसीलिए इसे कहते हैं बाल्कन प्रायद्वीप। बाल्कन प्रायद्वीप में कितने देश आते हैं? तो बाल्कन प्रायद्वीप में देखिए आते हैं 12 देश। 12 देश कौन कौन से हैं वह इस वीडियो में पूरी तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। बने रहिए वीडियो में। देखिए बाल्कन प्रायद्वीप में 12 देश आते हैं। अब 12 देश के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर एक देश दिखेगा, स्लोवेनिया। देखिए यह वाला जो एरिया है, देखिए यहाँ पर लिखा है स्लोवेनिया। छोटा सा कलर चेंज करते हैं। देखिए यह अंदर जो ब्लू कलर वाला एरिया है यह है स्लोवेनिया, ठीक है। स्लोवेनिया के बगल में है क्रोएशिया। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, 2 देश, 2 के ग्रुप में याद करिए। कौन से देश? स्लोवेनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ठीक है। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया। देखिए ये वाला एरिया स्लोवेनिया का और इसके नीचे जो ये ग्रीन वाला दिख रहा है ये है क्रोएशिया का, ठीक है। स्लोवेनिया, क्रोएशिया। क्रोएशिया की मुद्रा क्या है? दिनार। जबकि ये अन्य जो यूरोपीय कंट्री हैं, यूरोप में तो आता है ये यूरोपीय कंट्री, और यूरोपीय कंट्री का मुद्रा यूरो है, लेकिन इसका मुद्रा क्या है? दिनार। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, क्रोएशिया का मुद्रा क्या है? दिनार। अब देखिए उसके बगल में है यहाँ पर स्लोवेनिया, क्रोएशिया हो गया। अब उसके बगल में है यहाँ पर, देखिए यह वाला जो दिख रहा है पार्ट है, ये वाला हरा वाला। देखिए इस वाले मैप में तो सभी एक ही में दिखा दिया, वरना इसमें कितने देश है? देखिए इसमें यदि देखा जाए तो इसमें 3 देश हैं, लेकिन सभी को इसमें मिला दिया। कौन कौन से देश है? मॉन्टेनेग्रो, कोसावो, देखिए यह है बोस्निया हर्जगोविनिया, ठीक है। इसका पूरा नाम है बोस्निया हर्जगोविनिया, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं बोस्निया। यहीं पर ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या की गई थी। ऑस्ट्रिया के राजकुमार घूमने आए थे यहाँ पर, इनकी और इनकी पत्नी की हत्या कहाँ पर कर दी गई थी? यहीं पे बोस्निया में, ठीक है। किसकी हत्या? ऑस्ट्रिया के राजकुमार की, ठीक है। तो घूमने आए थे वह, उनकी हत्या वहीं पर कर दी गई। किसकी? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कहाँ पर की गई? यहीं पर बोस्निया में। देखिए बोस्निया में ही 2 और देश हैं, मॉन्टेनेग्रो और कोसावो, जो कि इनको सभी में एक ही में लिख दी, सभी को एक ही में लिख दिया। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा
देखिए ये तो बोस्निया की राजधानी में इनकी हत्या की गई थी। इसके बगल में एक देश है सर्बिया। कौन सा देश है? सर्बिया। ठीक है, तो इसको दो ग्रुप में याद रखिए। देखिए हमने अब तक हमने कितने देश बताए? देखिए यहाँ पर स्लोवेनिया क्रोएशिया, स्लोवेनिया क्रोएशिया, स्लोवेनिया क्रोएशिया। यहाँ पर है बोस्निया, बोस्निया के बाद है सर्बिया, बोस्निया सर्बिया, बोस्निया सर्बिया। तो दो दो के ग्रुप में याद करिए क्या? स्लोवेनिया क्रोएशिया, स्लोवेनिया क्रोएशिया, स्लोवेनिया क्रोएशिया, स्लोवेनिया क्रोएशिया। यहाँ पे बोस्निया, बोस्निया के बाद यहाँ पर कौन था? ऑस्ट्रिया, मतलब बोस्निया सर्बिया, बोस्निया सर्बिया, बोस्निया सर्बिया। तो कितने देश हुए? 4 देश। कौन कौन से? स्लोवेनिया क्रोएशिया, उसके बाद बोस्निया सर्बिया। अब देखिए उसके बाद यहाँ आइए, उसके बाद यहाँ पर एक देश दिखेगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? बेलारूस। ऑस्ट्रिया की राजधानी बेलारूस। ठीक है, यहाँ पर एक देश दिखेगा ऑस्ट्रिया। कौन? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। देखिए ऑस्ट्रिया में दो और देश हैं जो कि इनको इसी में दिखा दिया। देखिए यहाँ पर लिखेगा SER और MONT, दिख रहा है कि नहीं? SER MONT, यानी कि मॉन्टेनेग्रो और कोसावो, दो देश हैं जो कि इसको इसी में दिखा दिया। ठीक है, तो हम लोग कितने नाम और याद करेंगे? 2 और नाम। तो अब तक टोटल कितने नाम हो गए? देखिए यहाँ पर कौन हो गया? स्लोवेनिया क्रोएशिया, स्लोवेनिया ये वाला हिस्सा हो गया स्लोवेनिया क्रोएशिया, स्लोवेनिया, उसके बाद ये वाला क्रोएशिया, यहाँ पर बोस्निया, बोस्निया के बाद सर्बिया, और सर्बिया में ही दो देश को और दिखा दिया। वो दोनों देश कौन कौन से हैं? मॉन्टेनेग्रो और कोसावो। ठीक है, यहीं पे मॉन्टेनेग्रो और यही कोसावो, ये थोड़ा इस वाले मैप में सभी को इसी में दिखा दिया है। अब ठीक है, उसके नीचे बढ़ते हैं। देखिए उसके नीचे यहाँ पर दिखेगा अल्बेनिया। देखिए यहाँ पर बस ALB लिखा है, इसका मतलब क्या है? अल्बेनिया। अल्बेनिया ठीक उसके नीचे है, मतलब उसके बगल में पीला वाला दिख रहा है, मैसेडोनिया। ठीक है, तो यहाँ पर दो देश कौन कौन से हो गए? अल्बेनिया, ठीक है, और ये पीला वाला हो गया मैसेडोनिया। तो अब तक कितने देश हुए टोटल? देखिए स्लोवेनिया क्रोएशिया, स्लोवेनिया क्रोएशिया, स्लोवेनिया क्रोएशिया, उसके बाद यहाँ पर हो गया बोस्निया, बोस्निया सर्बिया, बोस्निया सर्बिया। इसी में और दो देश हैं, मॉन्टेनेग्रो कोसावो, मॉन्टेनेग्रो कोसावो, जो कि एक ही में दिखा दिया है। यहाँ पर अल्बेनिया, ये मैसेडोनिया। ये अल्बेनिया किसका है? अल्बेनिया की ही थी मदर टेरेसा। ठीक है, यहाँ जो अल्बेनिया दिख रहा है इसी की, यहीं की थी मदर टेरेसा। और यहाँ का मैसेडोनिया जो यहाँ पीला वाला दिख रहा है, यहाँ का था सिकंदर। तो सिकंदर कहाँ का था? मैसेडोनिया का। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु। ठीक है, अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो, प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात, और सुकरात के गुरु का नाम क्या था? सुकरात के गुरु का नाम था अफलातून। ठीक है, सिकंदर का जन्म कहाँ पर हुआ था? यही मैसेडोनिया में, जो पीला वाला बाग दिख रहा है मैसेडोनिया में। ठीक है, और इसके बाद अगला देश जो पढ़ते हैं, देखिए अगला देश दिखेगा यहाँ पर। देखिए ये वाला दिख रहा है ग्रीस, और ग्रीस के बगल में ही है यहाँ पर इस्तांबुल। इस्तांबुल किसका बाग है? तुर्की का बाग है, जो कि यूरोप में है। तो यहाँ पर कितने देश हुए? देखिए यहाँ पर हो गया ग्रीस, यहाँ हो गया इस्तांबुल, यहाँ हो गया ग्रीस, यहाँ हो गया इस्तांबुल। ठीक है, यहाँ हो गया ग्रीस, यहाँ हो गया इस्तांबुल, ग्रीस इस्तांबुल, ग्रीस इस्तांबुल। ठीक है, तो अब तक हमने टोटल कितने देश पढ़े? एक बार फिर से उसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा स्लोवेनिया, स्लोवेनिया के बाद यहाँ पर क्रोएशिया, क्रोएशिया के बाद यहाँ पर बोस्निया, बोस्निया के बाद यहाँ पर सर्बिया। सर्बिया में दो और देश हैं जो कि इस नक्शे में ठीक से नहीं दिखाया गया। कौन कौन से? मॉन्टेनेग्रो कोसावो, मॉन्टेनेग्रो कोसावो। यहाँ पर पढ़ा अल्बेनिया, अल्बेनिया कौन थी? मदर टेरेसा। यहाँ पर है मैसेडोनिया, मैसेडोनिया कौन था? सिकंदर। यहाँ पर है ग्रीस, ग्रीस की राजधानी इस्तांबुल है। ग्रीस की राजधानी क्या है? ग्रीस की राजधानी एथेंस। ठीक है, ओलंपिक कहाँ शुरू हुआ? यहीं से। और ओलंपिक का नाम ओलंपिक क्यों पड़ा? क्योंकि ग्रीस में है ओलंपस पर्वत, और ओलंपस पर्वत पर यहाँ का जो खेल है ओलंपिक, इसी के नाम पर पड़ा। ठीक है, ओलंपिक का नाम ओलंपिक क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर ओलंपस पर्वत है, इसी के नाम पर ओलंपस खेल का नाम पड़ा ओलंपिक। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर है इस्तांबुल। इस्तांबुल रूस, मतलब तुर्की का ही भाग है यूरोप में, इसे कहते हैं इस्तांबुल। ठीक है, अब देखिए इस्तांबुल के बाद यहाँ पर दिखेगा बुल्गारिया। कौन है? बुल्गारिया। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। ठीक है, तो बुल्गारिया, बुल्गारिया के ऊपर है रोमानिया, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। बुल्गारिया, रोमानिया। तो अब तक टोटल कितने देश हुए? काउंट करिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें दो और, मॉन्टेनेग्रो कोसावो। ठीक है, मॉन्टेनेग्रो कोसावो। तो अरब प्रायद्वीप में टोटल कितने देश हैं? 12 देश हैं। अब 12 देश कौन कौन से, एक बार फिर से देखते हैं। देखिए याद करना जरूरी है,
देखिए यहाँ पर स्लोवेनिया, स्लोवेनिया के बाद क्रोएशिया, स्लोवेनिया क्रोएशिया, स्लोवेनिया क्रोएशिया, दो दो के ग्रुप में याद करिए, स्लोवेनिया क्रोएशिया। यहाँ पे बोस्निया, बोस्निया के बाद सर्बिया, बोस्निया सर्बिया, बोस्निया सर्बिया। और बोस्निया सर्बिया के बाद यहाँ पर दो देश और हैं इसी में है जो कि दिखाए नहीं गए, कौन कौन से हैं? मॉन्टीनेग्रो, मॉन्टीनेग्रो के बाद कोसाओ, मॉन्टीनेग्रो कोसाओ, मॉन्टीनेग्रो कोसाओ। अब उसके बाद यहाँ पर दो देश हैं, कौन कौन से हैं? अल्बेनिया, ठीक है, अल्बेनिया के बाद यहाँ पर मैसेडोनिया, अल्बेनिया मैसेडोनिया, अल्बेनिया की मदर टेरेसा, मैसेडोनिया का सिकंदर। और यहाँ पर कौन सा है? ग्रीस, ग्रीस के बाद यहाँ पर है इस्तांबुल, इस्तांबुल तुर्की का ही भाग है जो कि यूरोप में है, ठीक है। इस्तांबुल की राजधानी क्या है? थरेस। और यहाँ पर दो और देश दिखेंगे, कौन से? सोफिया, सोफिया की राजधानी बुल्गारिया, और रोमानिया, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। तो इस प्रकार 14 देश हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 14 देश दिखेंगे। देखिए ये पूरा बाल्कन प्रायद्वीप है, बाल्कन प्रायद्वीप पे कितने देश हैं? 14 देश, 14 देशों को हमने दिखा दिया है, ठीक है। तो बाल्कन प्रायद्वीप में 14 देश कंप्लीट हो चुके हैं, आप समझिए। देखिए बाल्कन प्रायद्वीप क्यों है ये तो हमने बता ही दिया, ठीक है। अब देखिए बाल्कन प्रायद्वीप में ही एक यहाँ पर है पर्वत, बाल्कन प्रायद्वीप में एक यहाँ पर है पर्वत, जिसका नाम पर, जिस पर्वत का क्या नाम है? बाल्कन पर्वत, ठीक है। बाल्कन पर्वत किसका नाम है? कहाँ है वह? इस समय जो है रोमानिया में है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, ये जो बाल्कन प्रायद्वीप है, बाल्कन प्रायद्वीप को 12 भागों में बांट दिया, ठीक है। ये पहले एक ही देश हुआ करता था जिसका नाम था बाल्कन देश, लेकिन इसको अंग्रेजों ने 12 भागों में बांट दिया। जैसे भारत तो पहले अखंड भारत कितना बड़ा हुआ करता था, पाकिस्तान उसी में था, ठीक है, अफगानिस्तान उसी में था, बांग्लादेश उसी में था, और म्यांमार भी उसी में था। उसी तरह यह भी पहले अखंड बाल्कन हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे 12 भागों में बांट दिया। और 12 भागों में बांटने के बाद सभी देश छोटे छोटे हो गए। और जो बाल्कन पर्वत मुख्य रूप से है वह कहाँ पर है? रोमानिया में ही है। कहाँ पर है? रोमानिया में ही है, ठीक है। और आगे समझिए। और जो बाल्कन प्रायद्वीप है, या जो एरिया राउंड किया हुआ बाल्कन प्रायद्वीप, इसका पुराना नाम क्या था, बता सकता है कोई? इस बाल्कन प्रायद्वीप का पुराना नाम था यूगोस्लाविया। क्या था? यूगोस्लाविया। इसीलिए मतलब कभी कभी पेपर में दे देता है मदर टेरेसा कहाँ थी, तो ऑप्शन में दे देता है यूगोस्लाविया, तो ऑप्शन वहाँ पे कौन सा सही हो जाए? यूगोस्लाविया, ठीक है। तो मदर टेरेसा कहाँ की थी? यदि ऑप्शन में न दिया हो कहाँ, यहाँ पर मदर टेरेसा, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अल्बानिया। मदर टेरेसा तो वैसे थी अल्बानिया की, यदि ऑप्शन में नहीं दिया तो यूगोस्लाविया सही हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तो हमने जाना कि इसे क्या कहते हैं? बाल्कन प्रायद्वीप। अंग्रेजों ने कितने भागों में बांट दिया? 12 प्रायद्वीपों में, मतलब 12 भागों में, ठीक है। देखिए भारत का विभाजन किसके आधार पर हुआ? कोई माउंटबेटन योजना या फिर ऐसे किसी योजना पर नहीं हुआ। भारत का विभाजन बाल्कन प्रायद्वीप के आधार पर हुआ। बाल्कन प्रायद्वीप के आधार पर विभाजन हुआ, क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने पहले इसे बांट दिया था। और ठीक वही दिमाग लगा के कि जैसे यहाँ पर बाल्कन प्रायद्वीप को 12 भागों में बांटा, उसी प्रकार भारत को भी 2 भागों में, भारत और पाकिस्तान को बांट दिया जाए। तो भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ था? बाल्कन आधार, बाल्कन देश के आधार पर, ठीक है। जैसे बाल्कन को बांट दिया गया, अंग्रेजों ने बांट दिया 12 भागों में, वैसे ही अंग्रेजों ने बांटा भारत को 2 भागों में, ठीक है। तो बाल्कन प्लान के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था, ठीक है। यदि पेपर में पूछ दे भारत का विभाजन किसके आधार पर हुआ था, ऑप्शन है बाल्कन प्रायद्वीप, तो उस बाल्कन प्लान तो वही सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बाल्कन प्लान के आधार पर भारत को बांटा गया था, ठीक है। समझ में क्या आ गया ना? क्यों बांटा था अंग्रेजों ने? क्योंकि अंग्रेजों ने पहले यहाँ पर अपना दिमाग लगा कर देख लिया था कि हमने इस बाल्कन देश को बांट दिया है, ठीक इसी प्रकार भारत को भी बांटना है, ठीक है। इसीलिए बाल्कन प्लान के आधार पर भारत को अंग्रेजों ने बांट दिया। तो अब तो इतना समझ में आ गया। अब देखिए बचते हैं 3 देश यूरोप में, अब केवल 3 देश बचते हैं। कौन कौन से देश बचते हैं? देखिए मोल्डोवा, देखिए यहाँ पर दिखेगा मोल्डोवा। अब मोल्डोवा के बाद यहाँ पर बड़ा सा दिखेगा यूक्रेन, ठीक है, मोल्डोवा, यूक्रेन। और एक देश बचेगा बेलारूस। बेलारूस देखिए ऊपर छिप रहा है, देखिए यह हो गया मोल्डोवा। अब मोल्डोवा के ऊपर हो गया यूक्रेन, और यूक्रेन के ऊपर हो गया बेलारूस, ठीक है। तो ये 3 देश और बचे। तीनों देशों के बारे में देखते हैं। देखिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर पहले मोल्डोवा, मोल्डोवा के बारे में कुछ खास नहीं है,
ठीक है। तो ये है मोल्डोवा। मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस जो ये तीनों दिख रहे हैं, यह तीनों भी रूस से ही अलग हुए हैं। ठीक है, रूस से कितने देश अलग हुए हैं? रूस से टोटल 15 देश अलग हुए हैं। कौन कौन से देश? हमने कई बार आपको बताया। देखिए एक बार फिर सुनिए। 1991 से पहले रूस जो था यूएसएसआर हुआ करता था। ठीक है, रूस क्या हुआ करता था? यूएसएसआर, यूएसएसआर। तो 1991 में रूस जो है 15 भागों में टूटा। 1991 में रूस 15 भागों में टूटा। तो 3 भाग यहाँ पर हो गए, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस। ठीक है, 3 भाग तो यहाँ पर हो गए, मोल्डोवा, यूक्रेन और बेलारूस। ठीक है, 3 यहाँ पर हो गए, और 3 इसके ऊपर है, बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया। ठीक है, 3 3 6 तो ये हो गए। 5 हमने बताया था सेंट्रल एशिया में। ठीक है, कौन? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, 5 वहाँ पर हो गए। 5 3 8 3 11। अब 3 और कौन से हैं? तो यहाँ पर जो नीचे काकेकस देश दिख रहे थे, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, 3 हुआ देश थे। ठीक है, 5 3 8, 5 3 8 3 11 3 14, एक कौन है? 15। 15वां स्वयं रूस ही था। ठीक है, 15 भागों में टूटा, तो 14 अन्य देश हुए, एक रूस। तो रूस कितने भागों में टूटा था? 15 भागों में। कौन कौन से देश? हमने बता दिया, 5 सेंट्रल एशिया में, 3 काकेकस में, और 3 बाल्टिक देश में, और 3 मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, और एक रूस स्वयं था। ठीक है, अब देखिए एक एक देश के बारे में। देखिए ये है मोल्डोवा। मोल्डोवा की राजधानी बताइए। मोल्डोवा की राजधानी वहीं पर लिखी है। ठीक है, और मोल्डोवा के बाद ठीक ऊपर आएगा, मोल्डोवा जो है 1991 में रूस से टूटकर अलग हुआ था। मोल्डोवा के ऊपर ऊपर आएगा यूक्रेन। देखिए यूक्रेन में एक बहुत ही बड़ी घटना हुई थी जो कि प्रसिद्ध है। वो कौन सी घटना हुई थी पता है? सुनिए। यूक्रेन में चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी। कौन सा? चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुआ था? 1986 में। 1986 में कौन सी घटना हुई थी? चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना। यह क्या था? देखिए चेरनोबिल शहर में, ठीक है, यूक्रेन के चेरनोबिल शहर में परमाणु बिजली घर लगाया जा रहा था। लगाया नहीं जा रहा था, मतलब लगा था। वहाँ पर कुछ इंजीनियरों की लापरवाही से वहाँ पर रिसाव हो गया, और बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ से जो रेडियोएक्टिव किरणें थी, तत्व थे, इन पदार्थों का रिसाव हुआ। किसमें? परमाणु घर में। और वहाँ पे कई हजार लोग मारे गए, और वहाँ का जो वह पूरा शहर था चेरनोबिल, पूरा का पूरा शहर खाली करा लिया गया। ठीक है, चेरनोबिल शहर, वह शहर आज भी पूरी तरीके से खाली है, वहाँ वीरान है, क्योंकि वहाँ पर पूरी तरीके से रेडियो एक्टिव किरणें, रेडियो एक्टिव तत्व पूरी तरीके से फैले हुए हैं। अगर कोई जाए वहाँ पर तो वह उसके प्रभाव में आ जाएगा, और वह 2 से 3 दिन में उसकी जान चली जाएगी। ठीक है, तो चेरनोबिल शहर आज भी खाली है। कब हुई थी ये घटना? 1986 ईस्वी में। और ठीक इसी तरह एक और घटना हुई थी, हमने बताया था जब जापान पढ़ा रहे थे तब। कब हुआ था? 2011 में। 2011 में कहाँ हुआ था? जापान में। कौन सी घटना था? तो फुकुशिमा परमाणु संयंत्र था। 2011 में जापान में एक परमाणु संयंत्र था जिसका नाम था फुकुशिमा। उसमें भी रिसाव के कारण, मतलब ब्लास्ट हुआ था, वहाँ पर भी कई लोग मारे गए थे, कई हजारों लोग मारे गए थे। ठीक है, ठीक है, ठीक इसके ऊपर है बेलारूस। देखिए यहाँ पर है बेलारूस। बेलारूस की राजधानी क्या है? मिन्स्क। ठीक है, यह भी 1991 में ही टूट कर अलग हुआ। तो किसे? यूएसएसआर से। यूएसएसआर पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन 1991 में यहाँ आर्थिक तंगी के कारण यहाँ पर इस राज्य में, मतलब इस देश में कितने देशों में टूटा? 15 देशों में टोटल टूट गया, जिसमें बेलारूस भी था। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क, यूक्रेन की राजधानी कीव। ठीक है, और यहाँ पर तो मोल्डोवा। तो मोल्डोवा, यूक्रेन और बेलारूस के बारे में हमने जान लिया। फुकुशिमा घटना कहाँ हुई थी? जापान में। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 1986 में कहाँ हुई थी? यहीं पे रूस, यहाँ पर यूक्रेन में। ठीक है, तो लगभग लगभग क्या पूरे यूरोप के सभी देश खत्म हो चुके हैं। खत्म हो चुके हैं मतलब इसके बारे में हमने बेसिक नॉलेज ले लिया है। अब एक बार जितने भी यूरोप के सभी देश हैं, सभी देशों के बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए कुछ यूरोप में छोटे छोटे देश हैं, तो छोटे छोटे देश में कहाँ कहाँ हैं उनको एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक अंडोरा देश है, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर। और यहाँ पर एक लग्जमबर्ग था। ठीक है, बेनेक्स देशों के अंदर आता था लग्जमबर्ग। और यहाँ इटली में ही एक है वेटिकन सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर वेटिकन सिटी हो गया, तो 3 देश हुए। और एक यहाँ पर ही मिलेगा, इटली में ही बगल में यहाँ पर मिलेगा लेचेस्टीन। कौन सा देश मिलेगा? लेचेस्टीन, जो कि इसमें दिखाई, देखिए यहीं पे मिलेगा लेचेस्टीन। ठीक है, तो 4-5 शहर जो हैं यूरोप में बहुत ही छोटे छोटे देश हैं।
तो इनके बारे में भी हमने जान लिया। अब यूरोप में जितने भी सभी देशों के बारे में हमने पढ़ा है एक बार। और देखिए यहाँ पर एक छोटा सा देश मिलेगा माल्टा। माल्टा की राजधानी क्या है? वेलेट्टा। ये नीचे मिलेगा, ठीक है, नीचे अगर मैप में थोड़ा नीचे जाएंगे तो वहीं पे मिलेगा माल्टा। और वेटिकन सिटी हमने जान ही लिया। तो 4-5 देश जो हैं यूरोप में बहुत ही छोटे छोटे देश हैं। अब एक बार यूरोप के सभी देशों के बारे में क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए यहाँ पर स्कैंडिनेवियाई देश में 3 देश थे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। यहाँ पर आया था डेनमार्क, और डेनमार्क के बगल में यहाँ पर 3 देश थे, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर 3 देश, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। यहाँ पर 3 देश। फिर यहाँ पर भी 3 देश कौन थे? लंदन यानी कि ब्रिटेन था, ब्रिटेन में 3 देश आए थे। यहाँ पर स्कॉटलैंड था, और यहीं था वेल्स, और यहाँ पर आयरलैंड, यहाँ पर उत्तरी आयरलैंड। यहाँ फ्रांस, फ्रांस के बाद स्पेन, स्पेन के बाद यहाँ पुर्तगाल, पुर्तगाल के बाद यहाँ पर था स्विट्जरलैंड और जर्मनी। पुर्तगाल और जर्मनी और पोलैंड या तो द्वितीय विश्व युद्ध वाले हो गए। यहाँ पर ग्रीस, ग्रीस के बाद हमने यहाँ पर पढ़ा ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया के बाद यहाँ स्लोवानिया, स्लोवानिया के बाद इटली, इटली के बाद यहीं पर था स्लोवाकिया, ठीक है। यहीं पर क्रोएशिया, क्रोएशिया के बाद यहाँ पर यहीं पर था बोस्निया, बोस्निया के बाद यहाँ पर सर्बिया, और सर्बिया में ही थे 2 देश, और कौन कौन से हमने बताए थे? मोंटीनेग्रो, कोसाओ इसमें दिख नहीं रहे, मोंटीनेग्रो, कोसाओ। और उसके बाद ठीक बगल में आ जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा अल्बेनिया, अल्बेनिया के बाद यहाँ पर मैसेडोनिया पीला वाला, उसके बाद यहाँ पर ग्रीस, ग्रीस के बाद यहाँ पर कौन आएगा? इस्तांबुल, इस्तांबुल के बाद यहाँ पर आएगा बुल्गारिया, बुल्गारिया के बाद रोमानिया, यहाँ पर मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, ठीक है। इस तरह से यूरोप में जितने भी कंट्री थे हमने कवर कर लिया। यहाँ पर छोटा सा देश यहाँ पर दिखेगा मोल्डोवा, ठीक है, मोल्डोवा नहीं, यहाँ पर छोटा सा देश कौन था? फिरनीज पर्वत पर अंडोरा, ठीक है। इस तरीके से यूरोप में जितने भी कंट्री थे हमने लगभग सभी के बारे में कवर कर लिया। अब एक ही बचा है, वो कौन सा है? रूस। ये रूस, ठीक है। रूस जो है एशिया और यूरोप दोनों में फैला हुआ है। तो रूस का जो एशिया में है उसे कहते हैं साइबेरिया, और जो पार्ट रसिया में है उसे तो रूस कहते हैं, ठीक है। तो देखिए रूस तो एशिया और यूरोप दोनों में है, तो इसे गिना किस में जाए? तो देखिए यूरोप की जो मतलब रूस की जो राजधानी है मास्को, मास्को जो राजधानी है वह पड़ती है रूस में। तो किसी भी देश को उसकी राजधानी से कंपेयर या उसकी राजधानी से देखा जाता है। तो यूरोप को देखा जाए तो वह यूरोप महाद्वीप, मतलब रूस को देखा जाए तो वह यूरोप महाद्वीप में है, और उसे यूरोप महाद्वीप में काउंट भी किया जाता है। यूरोप और एशिया को रूस में ही एक पर्वत है जिसका नाम है यूराल पर्वत। देखिए यहीं पर है एक यूराल पर्वत, यूराल पर्वत के द्वारा ही एशिया और यूरोप पूरी तरीके से अलग होते हैं। और यूराल पर्वत के पास ही है यूराल नदी, ठीक है। और यहाँ पर जो दिख रहा होगा ये वाला भाग है कैस्पियन सागर, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया यूराल पर्वत, और यहाँ पर यूराल नदी है ही, और यहाँ पर एक कैस्पियन सागर, और यहाँ पर दिखेगा काकेकस पर्वत। काकेकस पर्वत के आधार पर यहाँ पर 3 देश हैं, उन्हें काकेकस देश कहा जाता है। कौन कौन से हैं? जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। और यहीं पर दिखेगा काला सागर, ठीक है, काला सागर, और यहीं पर दिखेगी बास्फोरस जल संधि। तो रूस कैसे अलग होता है? तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है यूराल पर्वत, यहाँ पर कैस्पियन सागर, यहाँ काकेकस पर्वत, और यहाँ पर बास्फोरस जल संधि। तो इन सभी के माध्यम से रूस एशिया से यूरोप को अलग करता है, ठीक है। तो इधर वाला पार्ट हम लोग यूरोप में गिनते हैं, और रूस का जो ये वाला भाग बच जाता है इसे साइबेरिया कहते हैं। साइबेरिया कहाँ पर स्थित है? एशिया में, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, रूस का साइबेरिया वाला पार्ट एशिया में स्थित है, जबकि रूस की राजधानी जो मास्को है यूराल पर्वत से अलग होता है जहाँ से रूस, उधर वाला पार्ट हम लोग यूरोप में काउंट करते हैं। यूरोप में इसकी राजधानी मास्को है, ठीक है। इतना तो समझ में आया होगा। अब देखें रूस के प्रमुख शहर के बारे में। देखिए रूस का यहाँ पर एक बहुत बड़ा शहर है जिसे हम लोग कहते हैं सेंट पीटर्सबर्ग। कहाँ पर? यहाँ पर एक रूस का शहर है जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, और यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है व्लादिवोस्टक, ठीक है। यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग और यहाँ पर व्लादिवोस्टक। इन दोनों शहरों के बीच में दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन है। क्या है? दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जिसकी लंबाई लगभग 9000 किलोमीटर है। कितनी है? 9000 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर यूराल पर्वत पड़ता है, यूराल पर्वत को पार करके आती है, इसीलिए इसे कहते हैं ट्रांस साइबेरियन।
क्योंकि ट्रांस मतलब होता ही है पार, तो पार करके आती है तो ट्रांस, और साइबेरिया से आती है तो साइबेरियन, तो इसीलिए इसे कहते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। यह दुनिया की सबसे लंबी रेल मार्ग है, इसकी लंबाई लगभग 9000 किलोमीटर है। ठीक है, और यहीं पर दिख जाएगा एक शहर बर्कोयांस, देखिए यहीं पर एक दिख जाएगा शहर बर्कोयांस। यह दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है। कहाँ पर है? एशिया में। एशिया में साइबेरिया वाले पार्ट में यहाँ पर एक पर्वत है वर्खोयांस पर्वत, इसी पर्वत के नाम पर ही यहाँ का शहर है वर्खोयांस, और जो जिसका टेम्परेचर लगभग -60 से -80 डिग्री तक चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर भयानक यानी कड़कड़ा के ठंडी पड़ती है। कैसे? कड़कड़ा के, यहाँ पर बहुत ही भयंकर ठंडी पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पर जो व्लादिवोस्टोक शहर है, यहाँ पर यह जापान से सटता है, और यहाँ पर एक द्वीप है जिससे जापान और यहाँ पर रूस में विवाद भी चलता है। ठीक है, तो व्लादिवोस्टोक शहर जापान से सटता है। कहाँ पर है? साइबेरिया में है। और देखिए यहाँ पर जो सेंट पीटर्सबर्ग शहर हमने बताया, सेंट पीटर्सबर्ग, यह जो है एशिया का सेंट पीटर्सबर्ग, देखिए यहाँ पर लिखा भी है सेंट पीटर्सबर्ग, यह जो है रूस का सबसे बड़ा शहर है। रूस का सबसे बड़ा शहर सेंट पीटर्सबर्ग, यहीं से चलती है यहाँ तक की रेल मार्ग। ठीक है, अब देखिए यूरोप जो है इस मतलब ये रूस जो है इसका पुराना नाम क्या था? USSR। ठीक है, USSR मतलब क्या होता है? USSR मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। USSR जो है सन 1991 में 14 भागों में टूट गया। कितने भागों में? 14 नहीं, 15 भागों में टूटा। देखिए सन 1991 में शीत युद्ध के बाद रूस जो है, रूस में आर्थिक गरीबी, आर्थिक तंगी आ गई थी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जितने भी देश थे, मतलब पहले रूस का एरिया कहाँ तक था? ये सब लिए हुए यहाँ से लगभग भारत से टच करता हुआ बहुत बड़ा रूस हुआ करता था। लेकिन सन 1991 में यहाँ भूखमरी, गरीबी, यहाँ पर अर्थव्यवस्था बहुत ही कमज़ोर हो गई, जिसकी वजह से रूस 15 भागों में टूट गया। 15 भागों में, हाँ 15 भागों कौन कौन से थे? देखिए हमने एशिया में और यूरोप में मिला करके 15 को बताया है, कई बार बताया, लेकिन फिर से एक बार देखिए। देखिए 5 देशों में टूटा सेंट्रल एशिया। ठीक है, सेंट्रल एशिया में कितने देश आते थे? 5। कौन कौन से? कजाकिस्तान, यहाँ पर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल एशिया 5 भागों में टूट गया, यहाँ पर 5 देश बना। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 देश दिखेंगे, यहाँ पर 3 काकेकस देश, 3 काकेकस देश में टूट गया, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। फिर उसके बाद देखिए 3 काकेकस में टूटा। फिर यहाँ पर 3 बाल्टिक में टूटा, 3 बाल्टिक देश। बाल्टिक देश में कौन कौन आते हैं? इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ठीक है, 5 3 8 3 11 हो गया। फिर 3 यहीं पर और टूटा, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस। ठीक है, तो कितने देश हो गए? 5 3 8 3 11 3 14, 14 देश हो गए। 15वां कौन है? अरे भाई 15वां स्वयं रूस। ठीक है, +1 यानी कि 15वां रूस। तो रूस कितने भागों में टूटा? 15 भागों में टोटल टूट गया। कौन कौन से? 5 सेंट्रल एशिया वाले देश, कजाकिस्तान, मतलब कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, और 3 काकेकस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, और 3 बाल्टिक। बाल्टिक में कौन थे? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, और 3 मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस। इस तरह रूस जो है 15 भागों में टूट गया। ठीक है, रूस का पुराना नाम क्या था? USSR। USSR मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रूस। ठीक है, ये विभाजन कब हुआ था? दिसंबर 1991 में हुआ था। ठीक है, लेकिन देखिए विभाजन तो हो गया, लेकिन विभाजन के बाद भी रूस का जो 97% भाग था, लगभग 97% भाग रूस में ही रहा, और बाकी जो 3% भाग, मतलब 97 में 76 था। ठीक है, यहाँ पर गलती हो गई। देखिए पूरे भाग का 76% भाग अब भी रूस ही है, लेकिन और जो इसके अलावा जितने भी पार्ट थे वही टूट करके अलग हुए। ठीक है, तो 76% भाग आज भी रूस के पास ही है। और यहाँ पर जो सेंट पीटर्सबर्ग शहर है, सेंट पीटर्सबर्ग शहर, कौन? सेंट पीटर्सबर्ग शहर, यह इसका पुराना नाम था लेनिनग्राड। क्या था? लेनिनग्राड। और एक और शहर है कालिनग्राड। देखिए यहाँ पर दिखेगा कालिनग्राड, यह वाला ऐसी है कालिनग्राड। जब 1991 में रूस टूटा तो यह वाला भाग भी टूट रहा था, लेकिन रूस इसे टूटने नहीं दिया।
ठीक है। तो इसका नाम क्या है, कालिनग्राड। यहीं पर रूस का परमाणु वगैरह सब कुछ था। पोलैंड इसको लेने जा रहा था, तो रूस ने कहा अगर लोगे तो इसका जो सारा रिमोट कंट्रोल हमारे पास है, टिप देंगे, मतलब बटन यहाँ दाबोगे, इसके सहित तुम भी उड़ जाओगे। इसलिए यहाँ पर जो कालिनग्राड था यह रूस से अलग नहीं हो पाया। और यहाँ पर एक दिखेगा यहाँ पर चेचन्या। ठीक है, चेचन्या भी रूस से टूटने वाला था लेकिन टूट नहीं पाया। चेचन्या की क्या कहानी, इसके बारे में समझते हैं। देखिए इधर है, देखिए इधर है ब्लैक सी और इधर है कैस्पियन सागर, और जो बीच वाला ये वाला हिस्सा बचता है इसे हम लोग कहते हैं चेचन्ना प्रायद्वीप। ठीक है, प्रायद्वीप क्यों, क्योंकि यह देखिए 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं चेचन्या प्रायद्वीप। चेचन्या प्रायद्वीप इस समय तो रूसी का है, लेकिन रूस का यह आतंकवादी, मतलब रूस यहाँ के लोगों को आतंकवादी घोषित करता है, मतलब आतंकवादी कहता है। ठीक है, जब 1991 में रूस टूट रहा था तो यहाँ पर यह जो चेचन्या यह भी कह रहा था हम भी टूटेंगे, लेकिन उस समय यहाँ मास्को का सेना सलाहकार था कौन, व्लादिमीर पुतिन, जो वर्तमान में रूस का प्रधानमंत्री है। ठीक है, राष्ट्रपति भी रहा, प्रधानमंत्री भी रहा, उस समय वर्तमान में रूस का सलाहकार था। तो उसने यहाँ पर मास्को में, मतलब यहाँ चेचन्या में स्थित कई आतंकवादी संगठन थे उनको पैसा दिया, और कहा कि आओ मास्को में बम मार दो। ठीक है, यहाँ पर सलाहकार कौन था, व्लादिमीर पुतिन। इसने चेचन्या के कुछ आतंकवादी संगठनों को पैसा दिया और वह आकर के मास्को में बम मार दिए। अब जब मास्को में बम मार दिए तो यही तो चाह रहा था पुतिन। तो पुतिन ने क्या किया, यहाँ पर उसको, तो पुतिन को बहाना मिल गया चेचन्या पर हमला करने के लिए। क्यों हमला करना चाहता था, क्योंकि यहाँ के लोग चेचन्या को अलग करने की मांग कर रहे थे। तो यहाँ पर रूस, मतलब मास्को में पुतिन को मौका मिल गया। पुतिन ने यहाँ पर बहुत सारा बम्बार्टमेंट करवाया। ठीक है, इतना करवाया और यहाँ से लाइव टीवी दिखाया लोगों को, मास्को में लोगों को बहुत सुकून मिला। क्यों, क्योंकि यहाँ बम मरवाया था पुतिन ही, और पुतिन ही इसको मारा। ठीक है, तो यहाँ बहुत बम गिरवाने के बाद इसको अपने से अलग नहीं होने दिया, और अलग नहीं होने दिया तो इसका क्या नाम रह गया, चेचन्या। ठीक है, तो चेचन्या भी रूस से अलग होने की कोशिश करता था, लेकिन रूस ने इसे अलग नहीं होने दिया। और यहाँ पर कौन सा था, देखिए यहाँ पर भी रसिया का भाग है। यहाँ का नाम क्या था, हमने अभी बताया, लेनिनग्राड। ठीक है, मतलब यहाँ पर कालिनग्राड, और लेनिनग्राड किसका पुराना नाम था, सेंट पीटर्सबर्ग का। ठीक है, इतना तो क्लियर हुआ। और ऊपर देखते हैं, देखिए यह वाला जो भाग दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं कोला प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्यों, क्योंकि देखिए इधर से भी जल से गिरा, इधर से भी, इधर से, इसे हम लोग कहते हैं कोला प्रायद्वीप। और कोला प्रायद्वीप में ही एक बंदरगाह है, मुर्मुज बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, मुर्मुज बंदरगाह। देखिए यहाँ पर लिखा होगा मुर्मुज बंदरगाह। यह देखिए इसका लोकेशन कहाँ है, उत्तरी ध्रुव के एकदम नज़दीक है। ऊपर है उत्तरी ध्रुव। ठीक है, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव उसके नज़दीक है मुर्मुज बंदरगाह, तो इसे हमेशा बर्फ़ से ढका रहना चाहिए। लेकिन यह यूरोप का एक ऐसा बंदरगाह है जो कि हमेशा बर्फ़ से मुक्त रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से मैक्सिको की खाड़ी से एक जलधारा चलती आती है जो गर्म जलधारा है। तो गर्म जलधारा के आने के नाते यहाँ पर जो बर्फ़ जमा रहता है वह पिघल जाता है, और यह सालों भर, मतलब अधिकतर टाइम यहाँ बर्फ़ से मुक्त रहता है। कौन, मुर्मुज बंदरगाह। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो यूरोप में है और वहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ता है, मतलब वहाँ पर बर्फ़ जमता नहीं है। तो बंदरगाह कौन सा है, मुर्मुज बंदरगाह। ठीक है, अब देखिए यहीं पर दिख जाएगा रूस में, यहाँ पर एक नोवाया जमेल्या प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या, यह द्वीप है। ठीक है, नोवाया जमेल्या। इस द्वीप पर रूस क्या करता है, रूस में जितने भी नाभिकीय कचरे हो गए, नाभिकीय कचरे या फिर ऐसे कचरे जो केमिकल वाले कचरे हैं जिससे प्रदूषण फैल सकता है या फिर कोई बीमारियां फैल सकती हैं। ठीक है, तो रूस यहाँ पर नाभिकीय और जैविक या नाभिकीय और दवाई वाले जितने भी कचरे होते हैं सभी ला करके यहीं पर दफन करवाता है, मतलब यहीं पर फेंकवाता है। किस प्रायद्वीप पर, नोवाया जमेल्या। ठीक है, तो नोवाया जमेल्या प्रायद्वीप पर किसका अधिकार है, रूस का अधिकार है। रूस अपना सभी नाभिकीय कचरा कहाँ पर फेंकता है, यहीं पर फेंकता है। ठीक है, इतना तो समझ में आया। अब देखिए और इसके बारे में आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिख जाएगा एक झील। इस झील का क्या नाम है, बैकाल झील। हाँ, यह वही बैकाल झील है जो कि दुनिया की सबसे गहरी झील है। सबसे गहरी झील का क्या नाम है, बैकाल झील। कहाँ पर है, रूस में। अब इसे हम लोग साइबेरिया की मोती कहते हैं। अब साइबेरिया की मोती कहते हैं ये क्यों, इसके बारे में समझिए। देखिए
यह पूरा भाग तो हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, ठीक है, साइबेरिया वाला पार्ट हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। तो यह सब भाग एकदम सफ़ेद रहता है, बर्फ़ से ढका रहेगा मतलब सफ़ेद रहेगा। और यहाँ पर जो साइबेरिया दिख रहा है मतलब बैकाल झील दिख रहा है, इसमें तो पानी भरा रहेगा और पानी हमेशा नीला दिखता है। तो ऊपर से देखने पर ये वाला हिस्सा नीला दिखेगा और बाकी सब सफ़ेद दिखेगा, ठीक है, ये वाला नीला दिखता है, बाकी सब सफ़ेद दिखता है। तो ऊपर से देखने पर एक ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है, ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई मोती हो। इतने बड़े सफ़ेद एरिया में कोई जब यहाँ पर नीला दिखेगा तो मोती ही ना लगेगा। तो इसीलिए इसे कहते हैं साइबेरिया के मोती, ठीक है। तो समझ में आया साइबेरिया के मोती क्यों कहते हैं, किसे कहते हैं, बैकाल झील को कहते हैं, ठीक है। अब और आगे देखिए, रूस का देशांतरी विस्तार इतना ज़्यादा है, देशांतरी मतलब देखिए रूस कितना फैला हुआ है। रूस का देशांतरी विस्तार इतना ज़्यादा होने की वजह से रूस में कुल 11 टाइम जोन है। टाइम जोन, हाँ टाइम जोन, रूस में टोटल 11 टाइम जोन है। लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ पर है, फ्रांस में। फ्रांस में कितने हैं, 13 हैं। और रूस में कितने हैं, रूस में 11 टाइम जोन है। ऑस्ट्रेलिया में पूछ ले कितने टाइम जोन है, ऑस्ट्रेलिया में 3 टाइम जोन है। भारत में बताइए आप लोग कमेंट करके, ठीक है। तो रूस में कितने टाइम जोन है, 11 टाइम जोन है। तो रूस के बारे में अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, इसके बारे में एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। देखिए रूस के बारे में, रूस को एशिया से कौन अलग करता है, तो यहाँ पर है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत के बाद यहाँ पर कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर के बाद यहाँ पर है काकेकस पर्वत, यहाँ पर काला सागर, ठीक है। यहाँ पर वास्पोरस जलसंधि, इस सभी के माध्यम से रूस एशिया से अलग होता है। उसके बाद हमने पढ़ा, देखिए उसके बाद हमने पढ़ा 1991 में रूस अलग हुआ था। रूस 15 भागों में टूटा था। कौन कौन भागों में, 5 सेंट्रल एशिया के देश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ठीक है हो गए 5। और उसके बाद 3 और देशों में टूटा, 3 काकेकस देश में टूटा था, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। फिर 3 बाल्टिक देश में टूटा था, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है। उसके बाद 3 और मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस और एक रूस स्वयं था। इस तरह से रूस 15 भागों में टूटा था। कब टूटा था, 1991 में। यूएसएसआर पहले था, यूएसएसआर मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, 15 देशों में टूट गया था। और इसके बाद हमने पढ़ा रूस का जो 76% भाग है अब भी, रूस का 76% भाग, रूस का 76% भाग अब भी, यूएसएसआर का 76% भाग अब भी रूस है। बकिया में जो 14 देश टूटे उसमें है। रूस में टोटल 11 टाइम जोन है, ठीक है। और इनोवा मोटर वाहन उत्पादन के लिए रूस प्रसिद्ध है। कौन, इनोवा जो वाहन बनती है ना, उसका क्या नाम है, इवानोवा वाहन के लिए रूस उत्पादन में नंबर 1 है। और कुर्ग, और उसके बाद हमने पढ़ा सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ पर था, ठीक है। यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग रूस का सबसे बड़ा शहर है। और यहाँ पर हमने पढ़ा कोला प्रायद्वीप पर है कौन, मुर्मुस बंदरगाह, ठीक है, वहाँ पर। इसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा वर्कोसियांस जो रूस का सबसे ठंडा स्थान है, लगभग -60 से -80 डिग्री तक टेम्परेचर चले जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमने पढ़ा व्लादिवोस्टोक शहर जो जापान से सटता है और चीन कहता है कि इस पर हमारा अधिकार है, ठीक है। सब पर चीन कहता है, जितने भी अगल बगल देश है सब पर चीन अपना नज़र गड़ाए रखता है। हर कोई ऐसा देश नहीं है जिससे चीन का झगड़ा नहीं हो। इसकी बाउंड्री लगभग 13 से 14 देश से, मतलब जितने भी देश से सटती है सबसे इसका विवाद है। और रूस का यहाँ पर जो व्लादिवोस्टोक शहर, इस पर भी रूस कहता है कि हमारा है। सब इसके बाप का है, जितना भी देख लो, सब जितना भी पा जाओ कम है, जो भी दिखेगा सब हमारा, सब हमारा, ठीक है। तो ये किसका नीति है, चीन का। सब चीज़ पे अपना ये अधिकार बताता है। यहाँ तक कि भारत में यह जो पूर्वोत्तर राज्य है ना, पूर्वोत्तर राज्य को भी कहता है यह हमारा है। इसे कहता है यह दक्षिणी तिब्बत है, जबकि तिब्बत इसका स्वयं का खुद का नहीं है। तिब्बत तो एक अलग देश था जिसे चाइना ने सन 1958 ईस्वी में अपने में मिला लिया। और उसके बाद यहाँ पर जम्मू कश्मीर में घुस कर बैठा है। और यहाँ पर नेपाल को भी कहता है हमारा है, ठीक है। जितना भी देख लो इसके बगल अगल बगल जितने हैं सब इसी चोट्टे का है, सब पर कहता है कि हमारा अधिकार है, ठीक है। तो यह तो कहानी हो गई चीन की। उसके बाद हमने रूस में यहाँ पर पढ़ा कोला प्रायद्वीप पे मुर्मुस बंदरगाह, ठीक है। और इस तरीके से हमने रूस के बारे में जितने भी जानकारी थी अधिकतर जानकारी को हमने ले लिया है, ठीक है। रूस की राजधानी क्या थी, मास्को। मास्को रूस की राजधानी थी। इस तरीके से हमने रूस और इसके साथ ही यूरोप, ठीक है, यूरोप महाद्वीप को भी डिटेल में कवर कर लिया। अब सुनिए, देखिए हमने पहले पढ़ लिया, यहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के बाद आज यूरोप महाद्वीप भी खत्म हो गया। अब इसके बाद ये यहाँ पर शुरुआत होगा अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। तो आपने यदि एशिया महाद्वीप का वीडियो नहीं देखा
तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी होगी, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर चले आइए चैनल के प्लेलिस्ट पे, ठीक है। प्लेलिस्ट पर आकर के वहाँ भी सारी वीडियो एक क्रम में लगी है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।